नेता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। ये 1980 का साल था, बजट सत्र था और जाहिर सी बात है सत्र का जिक्र यानी संसद की बात। नई नवेली लोकसभा, इस लोकसभा में बिहार से चुनकर आए दूसरी बार के एक नौजवान सांसद अपनी बात कह रहे थे और सत्ता पक्ष में बैठा एक नौजवान सांसद पहली बार का उनकी बात पर लगातार टीका टिप्पणी कर रहा था व्यंग्यात्मक ढंग से। तो जो बोल रहे थे नेताजी वो उखड़ गए और उखड़ कर क्या बोले, ए संजय गांधी, हम 1969 के बने हुए विधायक हैं और दूसरी दफ़ा संसद में आए हैं। ये बेलछी नहीं है, लोकसभा है। यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी और रंगबाजी दिखानी है तो बताइए, जहाँ फरियाना है फरिया लिया जाएगा, चाहे कनॉट प्लेस चाहे चांदनी चौक। ये सुनकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सकते में आ गई। उन्होंने बीच बचाव किया और दूसरी बार के सांसद से कहा कि पहली बार के सांसद नए नवेले हैं, उन्हें संसदीय परंपराओं को समझने में वक्त लगेगा। ये पहली बार के सांसद थे इंदिरा गांधी के साहबजादे और अमेठी से सांसद संजय गांधी। संजय गांधी ने संसद का इकलौता सत्र यही अटेंड किया था और उसके बाद गर्मियों में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। और संजय गांधी को लोकसभा में यूं हड़काने वाले सांसद का नाम था रामविलास पासवान, जिन्होंने कहा था बताइए कहाँ फरियाना है, ये बेलछी नहीं है, लोकसभा है, ठीक से बात करिए। ये जो हफ्ता बीता सियासत का, इसी हफ्ते में 14 तारीख को संजय गांधी की पैदाइश का दिन था, उनका जन्मदिन था। उनके समर्थकों ने अपने अपने ढंग से याद किया तो हमें लगा कि एक पॉलिटिकल किस्से के बहाने उनका जिक्र हो। नेताओं का जिक्र जो होता है हमारे कार्यक्रम नेता नगरी में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी है। अगर आपको पता चले इस बार नेता नगरी की शुरुआत एक शिकायत से हो रही है। इस बार संसद का शीत सत्र नहीं होने वाला है। कुछ ही दिनों पहले जब किसान कानून जो पास होने वाले थे तीनों, तब हमने देखा कि सत्र पूरा चलता है, उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होता है लेकिन सत्र चलता है, डिस्कशंस होते हैं और वो जिस भी तरह होता है वहाँ पे सरकार देश की नीतियों को पास कराती है अपनी सुविधा से, अपनी उसके जो मत होते हैं उनके साथ। लेकिन अब जब वो सारी चीज़ें विवादों में हैं तब आप संसद का सत्र नहीं देखते हैं। और ये सिर्फ केंद्र के बारे में नहीं है, कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने सत्र या तो नहीं किए हैं या तो उन्होंने एक दिन में, आधे दिन में निपटाए हैं। जो बड़ी बड़ी बातें होती है, संसदीय परंपराओं की हत्या वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यही हैं हत्याएं जिनकी हम बात करते हैं। जब आपके पास में सवाल पूछने के लिए जो जायज़ मंच बनाए गए हैं वो काम नहीं करते हैं, तो इसकी ये चीज़ दर्ज होनी चाहिए कि ये सेंटर में भी हो रहा है और ये बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है। सेंटर का जिक्र हो जाता है, कई बार स्टेट्स छूट जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है आपका। जब दफ्तरों में अपनी सीमित क्षमताओं के साथ लोग काम कर सकते हैं, सारी जिम्मेदारियों के साथ, मॉल खुल सकते हैं, मंदिर मस्जिद खुल सकते हैं, यानी आप अलाउ कर रहे हैं। परीक्षा हो रही है, चुनाव हो रही है, चुनाव हो रहे हैं। हमने बिहार का चुनाव कवर किया, बंगाल के चुनाव में सब जा रहे हैं, रैलियां हो रही हैं बड़ी बड़ी। तो देश की संसद जहां पे आप सैनिटाइज कर सकते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो सत्र क्यों नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल समझ के परे है। और जनवरी में आप कह रहे हैं कि हम जल्दी सत्र शुरू कर देंगे, तो जो कोविड मतलब आप जब मॉनसून सेशन होता है और जिस भी मतलब सावधानियों के साथ में होता है तब आप कोविड देखिए और अब आप देखिए, और आप इससे कितना घट जाएगा जब आप जनवरी में जाएंगे। हम दिसंबर आधे से ज्यादा पूरा कर चुके हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज हमने ये देखी है कि जब भी किसी के पास जो हम कहते हैं ना ब्रूट मेजॉरिटी होती है, स्पष्ट बहुमत होता है, किसी गठबंधन के साझेदार पर निर्भर नहीं, कुछ नहीं, चाहे वो राजीव गांधी के दौर में रहा हो, इंदिरा के, और अभी नरेंद्र मोदी, हम तो अपने दौर की ज़्यादा बात करेंगे। तब देखा गया है कि जो कंसेंसस बिल्डिंग है या विपक्षी पार्टियां या जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके विचारों को समायोजित करना या कम से कम सुनना तसल्ली बख्श ढंग से कतई नहीं है। बिल आता है, इंट्रोड्यूस होता है, एक आध दिन बहस होती है, अगर होती है आय नो और पास,
कि भाई हमें तो जनादेश, अरे आपको जनादेश मिला है, रिफॉर्म्स लाने के लिए मिला है, काम करने के लिए मिला है, लेकिन ये डेमोक्रेसी है सर, सब स्टेक होल्डर से बात कर लेंगे तो आपका कद छोटा नहीं हो जाएगा। और संसद होती ही इसलिए है कि कम से कम आप उन विचारों को समावेश करें, उनका या ना करें, सबके विचार दर्ज हों। हाँ, और जो आप नई संसद बनाना चाहते हैं, आप उसमें ये भी तो चाहेंगे कि उसमें बहस हो, चर्चा हो और बहुत सारे बिल्स पास हो, आप ही जो चाहते हैं उसी हिसाब से। लेकिन आप ऐसे सत्र उड़ा देंगे तो फिर आपकी नीयत पर ऐतराज और होता बहस है। के ही ये वो मंच होते हैं जहां पर सरकारों की जवाबदेही तय होती है। मुझे ध्यान है जब 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, उस सरकार के जो कई दूरगामी फैसले थे उतने क्विक टाइम में, उसमें कई की जगह कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें एक ये था कि सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे ख्याल से 25 तारीख थी, 25 मई, जब शपथ के बाद वो विश्वास मत पर बात कर रहे थे, उन्होंने जो भाषण दिया था और दूसरे नेताओं ने भी, पूरे देश ने देखा। तो दिस इज हाउ दे एनी पॉलिटिशियन बिल्ड्स देयर रेपुटेशन, कि चाहे वो वाजपेयी साहब हों, चाहे वो सुषमा स्वराज हों, प्रमोद महाजन हो, मनमोहन सिंह ने जब न्यूक्लियर बिल पर डिफेंड किया था, बहुत बढ़िया है ना, मतलब तब उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को कोट करते हुए अपनी बातें कही थी। तो और आदमी देखता है कि भाई जिनको चुन के भेजा है, जो भाग्य विधाता हैं एक किस्म के, वो क्या बर्ताव कर रहे हैं। और हमने खराब बर्ताव भी देखे, तेलंगाना बनाने के मुद्दे पर किस तरीके से पेपर स्प्रे छिड़का गया, हमने वो भी देखा, किस तरह से बंद करके तेलंगाना का बिल पास हुआ, वो भी टेलीकास्ट देखा। बंद करते हैं, ऑडियो बंद करते हैं, ये खूब हो रहा है भारत में अभी। और ये बाकी स्टेट्स की असेंबलीज से भी हमारी ये शिकायत है सौरभ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब पूरे स्टेट में आप सोचिए साल भर में एक दिन वो मिल रहे हैं। कोविड का चलिए बहाना है, लेकिन एक दिन तो कोई कोविड के बात। पहले भी हमें अब नहीं दिखता है कि विधानसभा में लंबे सत्र चल रहे हैं, लंबी बहसें हो रही हैं, ना विधायक उतनी तैयारी करके आ रहे हैं, ना मंत्री ठीक से जवाब दे रहे हैं। ये बिल्कुल खत्म कॉमन हो गया है। और इसी विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने के लिए सारी मारामारी भी है, और उसी चीज की कद्र नहीं है। ठीक है, हम अब बढ़ते हैं नेता नगरी में अपनी उन 3 सुर्खियों की तरफ जो हम हर हफ्ते अपने दर्शकों के लिए लाते हैं और उसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन भी होता है। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी हलचल हो रही है। शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे ममता के जो चीफ्स में से एक थे, उनके एक ट्रस्टेड जनरल थे, वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। ऐसी इस बात की आहट है कि वो बीजेपी जाएंगे, लेकिन क्या अकेले जाएंगे और कितने लोगों के साथ जाएंगे, उनके जाने के बाद क्या होगा, इस सब पर हम बात करने वाले हैं प्रशांत मुखर्जी से। तीसरी सुर्खी का विषय पर्सनली मुझे बड़ा पसंद आया। G23 की मीटिंग होने वाली है। G23 सुनने में ऐसा लगता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, लेकिन ये हमारे देश की एक राजनीतिक पार्टी के भविष्य से जुड़ा मसला है। G23 वो नेता हैं जो कुछ वक्त पहले सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें शिकायत करते हैं कि पार्टी जिस तरह चल रही है वैसे काम नहीं हो पाएगा। अब खबर है कि सोनिया गांधी इन नेताओं से मिलना चाह रही हैं। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जो केरल के लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, उसके बाद कांग्रेस का भविष्य उस राज्य में क्या रह गया है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं। और ये मेल मुलाकात आपके संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा से सांसद रहे कमलनाथ के प्रयासों से हो रही है। वो दो बार मिल भी चुके हैं जी सब लोगों से। अशोक गहलोत को भी दिल्ली तलब किया गया। आज अशोक गहलोत दिल्ली में है, शुक्रवार को जब हम नेता ये दोनों ट्रस्टेड मतलब उनके जनरल्स हैं जिनको अनुभव काफ़ी है, उम्र का भी और लोगों से बात करने का भी। बैकरूम पॉलिटिक्स में दोनों को माना जाता है। अशोक गहलोत तो खैर पॉपुलर पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छा से करते हैं, लेकिन कमलनाथ, अशोक गहलोत, इन दोनों को भेजा जाता रहा है। चलिए, तो इन विषयों पर हम बात करेंगे। और बयान सेक्शन में आज अरविंद केजरीवाल के एक बयान और उसके राजनीतिक निहितार्थों पर बात होगी। उसके बाद जवाबदेही में आप लोगों के सवाल लेंगे। कई सवाल आए हैं। एक नितिन गडकरी को लेकर दिलचस्प सवाल है, फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, टू मच डेमोक्रेसी को लेकर सवाल हैं, उन सब सवालों को लिया जाएगा। और आखिरी में ये जो किताबों का ढेर है, और एक किताब जो आज जब मैं नेता नगरी शूट करने आ रहा था तो मुझे पकड़ा दी गई, और इसमें एक बड़ा मज़ेदार प्रसंग है। एक राजा का जो ईश्वर से सोने का वरदान मांगता है, स्लीप, और ये इसका कोई संबंध कुंभकर्ण से नहीं है, और कैसे श्री कृष्ण उस वरदान का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ऐसा एक किस्सा मैंने पढ़ भी लिया जब तक टैक्स चेक हो रहा था। चलिए शुरू करते हैं नेता नगरी। बंगाल के सियासी हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नॉट सो वरिष्ठ बट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पत्रकार, जिन्होंने हाल में ही लगभग पूरे बंगाल की राजनीतिक यात्रा की, और ललन टॉप के साथी प्रशांत मुखर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रशांत नेता नगरी में।
शुक्रिया शुक्रिया, बताएं। बताना तो आपको है, हर कोई पूछ रहा है कि बंगाल में बयार किस पक्ष में बह रही है। आप हाल में एक लंबा दौरा करके लौटे हैं, जो शुरुआती ऑब्जर्वेशन है आपके वो बताइए हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। अगर इस वक्त की स्थिति की बात करें तो पश्चिम बंगाल में अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कहने के लिए कि आज के दिन अगर चुनाव होता है तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी शायद इस चुनाव को जीत भी सकती है। लेकिन ये बहुत प्री मैच्योर ऑब्जर्वेशन होगा इस मामले में, क्योंकि अभी तक चुनाव होने में एक फासला है, 3-4 महीने का फासला है। अगर मैं बिहार चुनाव की बात करूं तो बिहार चुनाव में ठीक 4-5 महीने पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी और वहां की पार्टी जदयू को एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चुनाव के पास जाते जाते ऐसा हुआ। बंगाल में भी फिलहाल अगर सिचुएशन ऐसी है कि बीजेपी बहुत मजबूत है, वाम और कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो पूरी तरह से गायब लग रहा है, राजनीतिक तौर पर गायब है। इलेक्टोरली अगर हम बात करेंगे चुनावी मैदान में गायब है, कुछ कुछ आंदोलन वो कर रहे हैं छोटे बड़े, और वहीं तृणमूल अपने अंदर के जो विभाजन उनके पार्टी में हो गए हैं वो झेल रहा है फिलहाल, और उसका जो खामियाजा है उस तृणमूल भुगत रहा है और उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। इस वजह से बीजेपी एक मजबूत इस वक्त है। प्रशांत, जंगल महल इलाके का क्या हाल है जहां से शुभेंदु अधिकारी आते हैं? शुभेंदु अधिकारी जिस इलाके से आते हैं वो जंगल महल से लगा हुआ इलाका है। पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर का जो पूरा इलाका है वहां पर बहुत उथल पुथल पार्टी के अंदर हुई है। पार्टी के अंदर सिर्फ अधिकारी ही नहीं, कनिष्क पांडा जो एक तरह से पार्टी को वहां पर पार्टी की कमान संभाले हुए रखे थे वो चले गए हैं। दुलाल मंडल जो पार्टी के एक और मजबूत नेता उस इलाके से हुआ करते थे वो भी बागी तेवर दिखा रहे हैं। तो जितनी इन तृणमूल जैसी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो ये कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, और कार्डर बेस्ड पार्टी ना होने की वजह से इंडिविजुअल लीडर्स जो नेता होते हैं उनके साथ चलने वाले जो लोग होते हैं उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस पार्टी के अंदर दी जाती हैं। अगर मैं शुभेंदु अधिकारी की बात मतलब उनके डिटेल के बारे में करूं तो अगर हम इसे नंदीग्राम आंदोलन से देखें, नंदीग्राम आंदोलन में उन्होंने अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर एस्टैब्लिश किया, और साल 2016 में जब ममता बनर्जी दूसरी बार चुनाव लड़ रही थी और 5 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो चुनावी अपने एजेंडे को लेकर आई थी, उस समय शुभेंदु अधिकारी तृणमूल के नंबर 2 बनकर उभरे एक तरह से। तो शुभेंदु अधिकारी का जो पूरा रीजन है, जिस रीजन से वो आते हैं, पूर्व पश्चिम मेदिनीपुर का इलाका, वो पश्चिम बंगाल के उन 150 सीटों में से आता है जिसकी आबादी बहुत घनी है और जहां पर तृणमूल बहुत मजबूत रही है। तो भले ही ममता बनर्जी ये कह रही हो, कुछ बिहार में 2 दिन पहले जब वो गई हुई थी उन्होंने कहा कि नेता आते हैं और जाते हैं, पार्टी बरकरार रहती है, और जो शुरुआत से जुड़े लोग हैं वो आज भी हैं, वो शायद यहाँ गलत हो गई कि शुभेंदु अधिकारी उन लोगों में से एक हैं जो उनके लंबे समय के साथी रहे और तृणमूल को एक तो अर्बन वोटर है तृणमूल का, और जो एक रूरल इलाका है उसके अंदर मजबूती प्रदान करने में शुभेंदु अधिकारी सबसे मजबूत कड़ी थे। प्रशांत, आप कूच बिहार का जिक्र कर रहे थे। प्रशांत, आप कूच बिहार का जिक्र कर रहे हैं। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने कूच बिहार में एक बड़ी रैली की और तृणमूल के समर्थक कह रहे हैं कि दिल्ली में मीडिया भले ही सिर्फ कौन छोड़ के जा रहा है, कौन मंत्री आ रहा है, ये खबरें दिखाए, लेकिन आप ग्राउंड पर देखिए ममता बनर्जी की स्थिति अभी भी बहुत मजबूत है। मैं कूच बिहार का जिक्र इस तरह से भी करना चाहूंगा कि कूच बिहार नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है, और पूरे नॉर्थ बंगाल के अंदर अगर मैं चिकन स्नैक को उससे दूर रखूं और बताने की कोशिश करूं तो एक तरफ जो पूरा पहाड़ी इलाका पड़ता है और दूसरा तरफ कूच बिहार का इलाका पड़ता है। कूच बिहार के अंदर तृणमूल के जो सबसे बड़े नेता थे वो थे मिहिर गोस्वामी। मिहिर गोस्वामी कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, और जब वामपंथी पार्टियों का दौर था पश्चिम बंगाल के अंदर, सीपीएम की 34 साल तक सरकार थी, तब भी वो जीतते आए लगातार कूच बिहार की सीट से। और गौरतलब है कि आज मिहिर गोस्वामी भी तृणमूल के साथ नहीं है। कूच बिहार के अंदर अगर बात करें, जो जातिगत समीकरण वहां बनती है वो राजवंशी समुदाय जो है, जो बंगला से एक अलग डायलेक्ट है। असम के अंदर ग्रेटर कूच बिहार की जो मांग होती है, ग्रेटर कूच की मांग होती है, वो उस मांग के साथ खड़े लोग दिखते हैं क्योंकि उनकी भाषाई अस्मिता का वो सवाल है।
और वहां पर तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से विफल है। वो हिंदू भी है, अपने आप को हिंदू की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, साथ ही साथ सीए का जो कानून बीजेपी ने पास किया है उसको बहुत बहुत पॉजिटिव मोड की तरह देखते हैं। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं कूच बिहार में, एक मिहिर गोस्वामी का जाना, दो जो ग्रेटर कोच के आंदोलन के खिलाफ ममता बनर्जी का वक्तव्य रखना, और तीसरा ये जो भाषाई अस्मिता को बीजेपी को उसके साथ खड़ा होता देखना या बीजेपी के छोटे नेता दावे करना, ऐसे इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा बीजेपी को कूच बिहार के अंदर। और निशित प्रामाणिक जो पहले तृणमूल कांग्रेस के लीडर थे, आज बीजेपी के लीडर हैं, कूच बिहार से सांसद भी हैं, वो बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं फिलहाल। प्रशांत, शुभेंदु अभी जा रहे हैं, ये बात कही जा रही है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा चंक भी वो लेके जाएंगे। ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि मतलब ये उनकी भाषा है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे भागते हैं, और उनका ये इल्ज़ाम भी रहा है कि उनके लीडर्स पोच किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम इसको क्रिटिकली देखें, इस पूरे जो घट रहा है बंगाल में, ये बीजेपी का अट्रैक्शन है या फिर ये तृणमूल का अवर्शन है कि अब ये लोग उतना मतलब ये अपने भविष्य को देख रहे होंगे भले ही एक बीजेपी सरकार में, लेकिन इनकी क्या शिकायतें हैं तृणमूल से जिनके चलते इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब पाला बदलना ज़रूरी है? इसी में प्रशांत एक सप्लीमेंट्री थॉट ये भी है कि आपने जैसे कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में शुभेंदु नंबर 2 थे। अब शुभेंदु की बात करें, आप शीलभद्र दत्ता ने आज इस्तीफा दिया है, जितेंद्र तिवारी, हालांकि जितेंद्र तिवारी के आने पर बाबुल सुप्रियो ने एक तल्ख टिप्पणी की है कि जिनसे हमारे कार्यकर्ता पिटे वही आ रहे हैं, तो वो खैर वो साइड में कई चीज़ें हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी फैक्टर, प्रशांत किशोर फैक्टर या कंबाइंड फैक्टर या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, क्या मामला? ये जो भगदड़ है या बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट है? कोई एक एक चीज को पिन पॉइंट करके कोई फैक्टर जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं इसमें कि पश्चिम बंगाल में एक एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा सवाल रहा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जिस प्लान पर ममता बनर्जी ने चुनाव जीता था वो प्लान था डेवलपमेंट का, वो प्लान था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो प्लान था कि इस पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई है, करप्शन बढ़ गया है, और साथ ही साथ सिंगूर नंदीग्राम बहुत बड़ा मसला था, मतलब युवा के पास नौकरियां नहीं थी। ये मां माटी मानुष की सरकार, मतलब आम लोगों की सरकार, भद्रलोक की सरकार ना हो, इन प्लान पर ममता बनर्जी आई थी। लेकिन आने के बाद जो टीईटी का एग्जाम होता था पश्चिम बंगाल के अंदर, जिससे सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती थी, वो 2013-12 के बाद बंद हो गई। तो ऐसे तमाम कारण हैं, और घोटाले पर घोटाले, चाहे शारदा की बात करें, नारदा की बात करें, और हालिया में आम्फान, तो ये सारी जो एक नीतिगत तौर पर उनकी फेलियर्स रही, उसके वैकेंसी जरूर बिल्ड हुआ है। उस एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने की ताकत पश्चिम बंगाल के वामपंथी गठजोड़ के अंदर नहीं है, ये बात हमें देखने को मिला, और लोगों ने वामपंथी गठजोड़ पर विश्वास नहीं दिखाया, 2016 में नकार दिया, और वहां से बीजेपी के उदय का सफर शुरू होता है। बीजेपी ने बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से जो पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग बीजेपी हर राज्य के अंदर करती आती है, जो बिहार में बीजेपी ने चैंपियन किया था, ईबीसीज, अदर ओबीसी जो आते हैं यादव के अलावा, और महादलित का कॉम्बिनेशन लेके सेम कॉम्बिनेशन, इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन को बीजेपी पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर पश्चिम बंगाल में लागू करती है। और वो काम होता है वनवासी समाज कल्याण समिति, जो आरएसएस का आदिवासियों के अंदर काम करने वाला एनजीओ है, उनके साथ मिलकर पूरे जंगल महल के इलाके में, और उसके अलावा जो छोटी छोटी जातियां हैं, मोतुआ है, नमशूद्रा है, इन जातियों का जिनका बड़ा आधार है, जो ट्रेडिशनली लेफ्ट कांग्रेस के वोट बैंक हुआ करते थे, लेफ्ट के होते थे, कांग्रेस के नहीं, उनको भी अपने खेमे में लाकर शामिल करती है। तो पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग, एक कास्ट कंबाइन डेवलप करना जो लार्जर इलेक्टोरल कंबाइन को मुकाबला कर सके, और इसी के तहत बीजेपी 2019 के अंदर अपनी पहली कामयाबी, बड़ी मजबूत कामयाबी हासिल करती है 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर। और साथ ही साथ बीजेपी उस समय जितने बाइपोल्स होते हैं उनमें भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती है।
तो इसी के साथ साथ बीजेपी की पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग। अब उसके बाद का दौर देखते हैं। 2019 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जो झटका लगता है, उससे पार्टी उभरने की सारी कोशिशें करती है और उसके बाद होती है प्रशांत किशोर की एंट्री। और यहाँ मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों 2019 का चुनाव भी मैंने कवर किया था और हाल ही में मैं पश्चिम बंगाल होकर आया हूँ। मेरे अनुभव से मुझे जितने लोग मिले, जब भी मैं उनसे बात करने जाता था बतौर पत्रकार, जो वो पहला सवाल पूछते थे, क्या आप पीके की टीम से आए हैं? तो एक बड़ा ही नेगेटिव कॉनोटेशन प्रशांत किशोर के लिए, पश्चिम बंगाल के युवा हो या आम किसी गुमटी में बैठे हुए चाय पीते हुए लोग हो या जो अड्डा कल्चर चलता है पश्चिम बंगाल में, इन सभी लोगों से जब हमने बात की तो साफ सीधे था कि क्या आप पीके की टीम से आए हैं? फिर उनका विश्वास जीतने का जो प्रोसेस है वो हमें करना पड़ा, तब उन्होंने अपनी बातें हमें बताई। तो पश्चिम बंगाल के अंदर पीके के खिलाफ एक भारी सेंटिमेंट है। प्रशांत किशोर ने जरूर बहुत हद तक तृणमूल में बहुत कुछ बदलाव लाए हैं। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी का जो प्रोजेक्शन एज सेकंड इन कमांड किया है, उससे पुराने नेताओं को वो बात बहुत चुभी है और हम हाल ही के दिनों में जितने लोगों का देखते आए कि वो पार्टी से निकाले जा रहे हैं, वो बिल्कुल इसी लाइंस पर है। दूसरा, भले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ लोगों का बहुत भारी गुस्सा हो, तृणमूल के स्थानीय नेताओं के खिलाफ गुस्सा हो, लेकिन एक फैक्टर जो हम नेगेट नहीं कर सकते हैं यहाँ, वो है ममता बनर्जी का लार्ज स्केल एक्सेप्टेंस और लार्ज स्केल मास अपील। ममता के खिलाफ गुस्सा नहीं है, तृणमूल के लोगों के खिलाफ गुस्सा है। ममता साफ छवि रखती हैं, लेकिन घोटाला तृणमूल के लोग करते हैं। कुछ ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस हमें लोगों से सुनने को मिलते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जहां पार्टी की विफलता रही परफॉर्मेंस के बेसिस पर, दूसरी तरफ बीजेपी की पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग जो उन्होंने चैंपियन किया, और एक लार्जर डिस्कंटेनमेंट लोकल तृणमूल के नेताओं से जो लोगों को मिला, उसके बदौलत, और चौथा प्रशांत किशोर की एंट्री होने से पार्टी के अंदर जो चेंजेस आई, अभिषेक बैनर्जी और उनके करीबी नेताओं को या यूथ को या कुछ छोटी जातियों जिनका पॉलिटिकल उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको लीडरशिप देने की जो कोशिश की गई, उससे एक बड़ा चंक पार्टी के अंदर बिखरता चला गया और पार्टी के अंदर ही कई सारे खेमे बन गए, जिसका खामियाजा तृणमूल कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त पार्टी के अंदर ही 2-3 खेमे हैं और बीजेपी वो तमाम सारी कोशिशें कर रही है जिससे वो इन सारे लोगों को अपने साथ लेके आ सके। आज और कल के दिन में आप और बहुत सारे मतलब अभी लोगों का छोड़ना और आना पार्टी में आप देखेंगे, क्योंकि कल अमित शाह पश्चिम बंगाल आ रहे हैं और कल ही ऐसा संभव है कि बहुत सारे लोग जो अभी तृणमूल कांग्रेस छोड़े थे वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत, मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ लोग तो बीजेपी के मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनकी मैन टू मैन मार्किंग वाली जो प्लानिंग होती है हर स्टेट के लिए, उसका हिस्सा थे। मुकुल रॉय, शुभेंदु ये जा रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि कल वो प्रोग्राम हो सकता है। इनके बाद क्या कोई हाई वैल्यू टारगेट्स हैं टीएमसी के अंदर जिनको बीजेपी अपने पाले में चाहती है, इससे पहले कि इलेक्शंस का माहौल बिल्कुल गर्म हो जाए? जब आप निखिल का ये सवाल सुन रहे हैं तो याद रखें कि निखिल हमारे डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं, रखवाले नाम का प्रोग्राम करते हैं, इसलिए इनकी भाषा पर ध्यान दीजिए। हाई वैल्यू टारगेट। जी प्रशांत, योर कॉल। तो टारगेट बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है 16,283 जो बूथ है पश्चिम बंगाल में, इलेक्टोरली कैसे जो जनसमर्थन बीजेपी को मिल रहा है उसको इलेक्टोरली कैसे कन्वर्ट कर सके। तो इस इलेक्टोरल कन्वर्शन के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो है बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं को जुटाने की। वो टारगेट आगे के दिनों में बनेगा। बीजेपी बहुत साफ सीधी नीति से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि तृणमूल कांग्रेस कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेता, लेफ्ट के पूर्ववर्ती नेता ने मिलकर तृणमूल कांग्रेस को बनाया है और कुछ जो उनके पुराने लोग थे। तो ऐसे में किसी एक नेता को अगर बीजेपी खरीद लेती है या बीजेपी किसी और लालच से किसी नेता को अपने साथ लेकर आ जाती है, ऐसे में बाकी जो उसके साथ मिले हुए लोग हैं वो भी शामिल होंगे। तो एसेंशियली बीजेपी जो इस वक्त कोशिश करेगी वो है
कि इलेक्शन को कैसे मैनेज करे, बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे मैनेज करे, ताकि लोगों के अंदर जो ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा है वो वोट बीजेपी की तरफ मुड़ सके, उसको बीजेपी के खेमे में ला सके। और एक चैलेंज बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा होगा वो ये होगा कि उनका चेहरा कौन होगा, उनका चेहरा कौन होगा, कौन सा ऐसा नेता है जिसकी मास अपील ममता बनर्जी जितनी है। क्योंकि ये बहुत दुरुस्त सवाल है प्रशांत आपका, क्योंकि लोग सीएम जो की छवि को देखते हैं। जो कैंपेन भी वो रन कर रहे हैं तृणमूल वाले, वो यही कर रहे हैं, बंगाली वर्सेस बाहरी, जैसे हमने बिहारी वर्सेस बाहरी में देखा था। आखिरी सवाल, समय की कमी है, एजेंडे के हिसाब से देखें, ये तो नेताओं की आवाजाही हो गई, नैरेटिव, एजेंडा, मुद्दे, क्या वहां पे गढ़े जाने की कोशिश हो रही है? वोटिंग पैटर्न क्या रहेगा? क्या रिलीजन और कास्ट के बेस पे रहेगा, गवर्नेंस पे रहेगा, इन सब का मिक्सअप रहेगा? क्या नैरेटिव बनता दिख रहा है एज ऑफ नाउ? देखिए, कोई भी इलेक्शन भारत के अंदर और खास करके इन राज्यों में जहां पर एक कास्ट का डोमिनेंस बहुत मजबूत रहा है, भले ही कितने भी क्लेम्स किए जाए कि पश्चिम बंगाल में कास्ट के लाइंस में वोटिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन एक साफ क्लियर वोटिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। वो वोटिंग पैटर्न ये मिलेगा कि जो छोटी जातियां हैं, खास करके नमोशूद्रा, मुतवा और पूरे नॉर्थ बंगाल के बेल्ट में जो जातियां हैं, इधर आदिवासी जो हमारे जंगल महल के इलाके में या नॉर्थ बंगाल के इलाके में हैं, वो उनका एक कंसोलिडेटेड समर्थन आपको देखने को मिलेगा बीजेपी के साथ, जो अभी भी 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी बहुत साफ नजर आता है। साथ ही साथ माइनॉरिटी कंसोलिडेशन आपको कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ होता हुआ नजर आएगा। चिकन स्नेक की अगर हम बात करें, मालदा मुर्शिदाबाद वाला जो पूरा इलाका पड़ता है, रायगंज, जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस थोड़ी बहुत बची हुई है, पार्टी के, हाँ, वहां कांग्रेस और लेफ्ट का थोड़ा बहुत प्रभाव है, लेकिन वो इंडिविजुअल नेताओं के ऊपर प्रभाव ज्यादा है। और जो बाकी का इलाका है, वहां पर जो अर्बन वोटर है, अर्बन वोटर बखूबी ममता बनर्जी के साथ थोड़ा बहुत आज भी जुड़ा हुआ है। 2019 में जो 9 सीटें थी लोकसभा के, जो आखिरी दौर में हुई थी, उसमें ममता बनर्जी को ही सफलता मिली, बीजेपी को नहीं मिली। तो एक अर्बन पैटर्न भी मिलेगा, एक कास्ट पैटर्न भी मिलेगा, और माइनॉरिटी कंसोलिडेशन ममता बनर्जी के साथ होता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं एक बहुत ही रोमांचक चुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। एक बड़ा बिल्कुल, और उस रोमांचक चुनाव की सारी जानकारियां लल्लन टॉप अपनी चुनावी यात्रा, मुख्यमंत्री सीरीज, जमीनी हकीकत, इन सब के जरिए पहुंचाता रहेगा। प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े नेता नगरी में, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आने वाला है बंगाल में, दोनों तरफ से ज़ोरदार तैयारी है, हम लोगों को भी तैयारी चालू कर देनी चाहिए। एक चीज़ मतलब जो होते होते रह गई डिस्कस, मैं समझना चाह रहा था कि जब ये टू टेक टाइम पे कंक्लूड हो जाएगी, फिर उसके बाद मामला हो जाएगा कि नहीं, एक ये टीम ये है, ये टीम ये है, उसके बाद ममता बनर्जी के पास कौन बचेगा? क्योंकि बंगाल एक आकार के हिसाब से थोड़ा छोटा हो सकता है, पर बाय पॉपुलेशन वो एक बड़ा ही स्टेट है। तो आप हर किसी को आप ऐसे अटेंड नहीं कर पाएंगे। एक ममता बनर्जी कितनी रैलियाँ करेंगी, तो उनके पास में ऐसे कौन लोग होंगे जिनको वो फील्ड करेंगी पूरे स्टेट को कवर करने के लिए? दो चीज़ें हैं कि एक जो सेकेंड रब होता क्या है ना, हर ज़िले में एक नेता का प्रभुत्व होता है। आप एमपी में भी देखेंगे, एक बड़ा नेता होता है ज़िले में या 2-3 ज़िलों में, और बहुत सारे कंटेंडर होते हैं, तो उन कंटेंडर्स के लिए मौका है। हाँ। एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए ये जो नेता जा रहे हैं, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई, जैसे हमने लोकसभा और विधानसभा चुनाव हम लोग देखते हैं कि साहब शिवराज ठीक हैं या फलाने ठीक हैं, जो भी नीतीश ठीक हैं, है ना, या गहलोत ठीक है, लेकिन यहाँ इस विधायक को सबक सिखाना, ये सांसद को जिताना, तो इस तरीके के कई कॉम्बिनेशन रहेंगे। दूसरी चीज़, वोट कैचिंग एबिलिटीज़ की बात देखें तो उनके पास ममता बनर्जी ही है, और वही उनका ट्रम्प कार्ड भी है ना। वो जो कहा ना, उन पर पर्सनली कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, सरकार पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, तो ये देखना है कि ममता इसको कितना इमोशनल बना पाती हैं, कितना सेल कर, और ये बहुत क्लोज तो है ही। बीजेपी की चिंता यही थी कि बूथ लेवल पे कैसे लड़ेंगे। मान लीजिए वोटर है भी और वोटर को लौटा दिया गया, जैसे कि हम कई सुनते हैं पंचायत चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कई इस तरह की बातें सुनी, तो उसको काउंटर करने के लिए हो रहा है कि हर जिले या हर इलाके से कुछ एक बाहुबलियों को लेके आया जाए, पर एक मोमेंटम बनता है इससे। अब दिक्कत वही जो चीज़ प्रशांत बोल रहे थे कि जो कोलकाता और उसके आसपास का जो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, जहाँ लोकसभा में ये डेंट नहीं मार पाए थे आखिरी दौर में, वहाँ कैसा परफॉर्म करते हैं, खेल वहाँ पे है।
बढ़ते हैं नेता नगरी की अगली सुर्खी की तरफ, और ये सुर्खी जुड़ी है किसान आंदोलन से। निखिल, हमारी डॉक्यूमेंट्री तो खूब पॉपुलर हो गई, मुझे बड़ा संतोष है इस बात का, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। एक किसानों के प्रोटेस्ट का पक्ष है जो हमने आपको दिखाया, जिसमें कई जगहों से किसान नेता आए हैं, और किसानों की बात करें तो लार्जली वो पंजाब से, हरियाणा से और कुछ वेस्टर्न यूपी से हैं। एक दूसरा पक्ष भी है कि किसानों की समस्याएं क्या हैं। इसको दोनों ही ढंग से पढ़ा जा सकता है इस वाक्य को, कि किसानों को किसानी करते वक्त क्या समस्याएं और कहाँ कहाँ पे किसान रिजिड हो रहे हैं। जैसे गन्ने की खेती को लेकर लगातार बात होती है कि गन्ने की खेती की कितनी ज़रूरत है, सरकार पे कितना बोझ आता है, ग्राउंड वाटर कितना इस्तेमाल होता है, इसको लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर। तो इस पर बात करने के लिए हम एक किसान यात्रा जय किसान के नाम से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नेता नगरी में बता रहा हूँ बतौर संपादक, जय किसान करके एक यात्रा हमारी शुरू होगी जो देश के कई राज्यों को कवर करेगी। उसमें किसानों की दिक्कतें भी बताई जाएंगी, लेकिन अगर कहीं किसानी को लेकर अच्छे प्रयोग हो रहे हैं व्यक्ति के स्तर पर, संगठन या संस्थान के स्तर पर, या कहीं राज्य सरकारों ने कोई बड़ी अच्छी स्कीम लागू कर रखी है, तो उस पर भी बात करेंगे ताकि एक कंप्लीट पिक्चर सामने मिले आए। और फिर उससे और फिर लोग अपने तय उसमें मतलब ये कर पाएं कि जो रिफॉर्म्स हैं उनकी कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं है। एक चीज़ जो सौरभ हम अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहे हैं कि अब हमने देखा है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट में दो पक्ष रहे थे अभी तक के, एक किसान थे जो अपनी मांगे लेकर के दिल्ली की बॉर्डर्स पर हैं, और दूसरा पक्ष था सरकार। अब एक तीसरे पक्ष की एंट्री हुई है सुप्रीम कोर्ट, और अब 2 दिन की हियरिंग बस अभी हुई है। उसके बाद कोर्ट ने तय पाया है कि अब उसकी सुनवाई वेकेशन बेंच करेगी। ठीक, अब तक सीजीआई खुद सुन रहे थे, उनकी बेंच सुन रही थी, ट्रिपल बेंच थी। आप इसको अगर आप इसको शुरुआत से फॉलो होते हुए देखते हैं तो मुझे ये देखने को मिला कि सरकार ने अपने टैक्टिक्स से इसको खूब हैंडल करने की कोशिश की है, और अब एक और याचिका लगवाई गई है, उसको किसी भी भाषा में कहा जा सकता है, जिसको वो ट्राई आउट कर रहे हैं कोर्ट में। लेकिन ये जो सेंटिमेंट वाली चीज होती है, इससे पहले भी यही चीज हुई थी। आपने कुछ दिन उनको ग्राउंड पे टैकल करने की कोशिश की, वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिले तो फिर आप जाते हो कोर्ट। एक रैंडम आदमी कोई याचिका लगाएगा, उनके वकील होंगे हरीश साल्वे, ठीक है। अब हरीश साल्वे ऐसे कोई छोटे मोटे कोई वो अर्जी नवीस लेके नहीं बैठते हैं वो अदालत के बाहर। साल्वे को अफोर्ड करना भी सबके बूते की मैं यही कहना चाह रहा था, वो उनका पर आवर का मतलब उनका चार्ज होता है। अब वो कितना, तो वो कौन अफोर्ड कर पाता है। आप याचिका लगवा लेते हैं और आप उसको कोर्ट में ले जाते हैं। लेकिन आपने पिछले टाइम से ले अब टाइम, जैसे जो कंफ्यूजन सरकार में है ना, मैं उसे, क्योंकि कोर्ट का मामला है इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता वो कंफ्यूजन, लेकिन एक ज्यादा डेंस, एक ज्यादा जिसको कहते हैं इवॉल्व थॉट है इस प्रोटेस्ट को लेके। पिछली बार ऐसा था कि पिछली बार का नजरिया बड़ा डिसिप्लिनेरियन था, सड़क रोक ली, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। इस बार काफी कंसिडरेट है कोर्ट भी। तो मतलब मैं खुद भी मतलब इसे समझने के इसमें एक मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, सरकार अब ज्यादा तैयार है। आपको शायद सुन के अजीब लगे, सरकार को अब क्लैरिटी है। सरकार ने ये तय कर लिया है, जितना मुझे समझ में आया बात करके सरकार के लोगों से, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, थोड़ा बहुत, ये मैक्सिमम रियायत है जो दी जा सकती है। सरकार का ये कहना है कि जब भी कोई बड़े रिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के ऑब्स्टेकल आते हैं। विनिवेश किया गया अरुण शौरी के नेतृत्व में, डिसइन्वेस्टमेंट बहुत विरोध हुआ। राहुल गांधी अभी भी कह देते हैं कि इन्होंने साहब ये बेच दिया, वो बेच दिया। उनका ये कहना है कि ये कड़वी गोली है, लेनी पड़ेगी। आप देखिए, अब सरकार के मंत्री, सरकार अब अपना कैंपेन चला, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी संगठन की और सबकी मशीन है। नेता, विधायक, सांसद संपर्क कर रहे हैं। आज एमपी के किसानों को पीएम ने एड्रेस किया, लेकिन वो किया, है ना, लगातार वो एड्रेस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऑपेड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस के एक पूरा आर्टिकल लिखा जिसमें दलीलें दी हैं कि हम किस तरीके से प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल सम्मान योजना, ये वो सबको गिना रहे हैं। अशोक गुलाटी जैसे इकोनॉमिस्ट हैं जो बार बार फायदे बता रहे हैं, उसका काउंटर व्यू भी आ रहा है। जैसे हमारे मित्र हैं, पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर हैं IIM बेंगलुरु में, प्रोफेसर श्रीराम, मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जैसे बार बार सरकार ये कह रही है कि डेयरी सेक्टर को देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस है, पर ये डेयरी सेक्टर का एक सबक है। डेयरी सेक्टर की शानदार परफॉर्मेंस कॉरपोरेट की वजह से नहीं है, वो शानदार परफॉर्मेंस है क्योंकि एक आज़ादी के आंदोलन के दौर का वो है कि गुजरात के किसान एक कंपनी के अत्याचार के खिलाफ जुड़े, उनको सरदार पटेल ने कहा आप खुद विपणन करिए। अमूल बना, सफल रहा,
अमूल के सबक से नेशनल डेयरी बोर्ड बना, उस सबक को आपने जगह जगह रेप्लिकेट किया और उससे आज वो एक अपने चरम पर पहुंचा, उसका शानदार नतीजा है। आपको ध्यान होगा कि जब नेता नगरी में प्रोफेसर शास्त्री आए थे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि वे फॉरवर्ड ये है कि किसानों के संग बने जो उसको प्रोफेशनली मैनेज करें, क्योंकि कॉरपोरेट देखिए एब्सोल्यूट मुनाफा देखता है। एक 2020 में बैठ के बहुत इजी है कि नहीं साहब कॉरपोरेट लूट, कॉरपोरेट ये नहीं है फीसिबल, मेरा ऐसा मानना है। पूंजीवाद इस देश की सच्चाई है और उसकी बहुत कमियां होंगी तो बहुत अच्छाइयां भी हैं, और सोशलिज्म जो सरकारी ढंग से आ रहा था वो कारगर नहीं रहा। लेकिन उस कैपिटलिज्म का इस्तेमाल आप कैसे अपने छोटे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने में करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रोफेसर श्रीराम का जो प्रपोजिशन था कि आप कोल्ड स्टोरेज की चेन बिल्ड करें, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग की बार बार बात हो रही है, हम देखते ना ये फिका वो फिका, फिर ये सड़ा वो सड़ा, तो एक तो कोल्ड स्टोरेज आपका बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, इंडिया की हैबिट्स ऐसी नहीं कि वो ज़्यादा प्रोसेस फूड खाएं, और खाना भी नहीं चाहिए। देखिए मैं इस मामले में बहुत पुरातन पंथी दिख सकता हूँ, लेकिन जब आपको ताज़ा खाना उपलब्ध है, हमारे देश में कोई ऐसा तो है नहीं कि एकदम चिल्ला जाड़ा पड़ रहा है साहब, बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है, तो अब क्या करें, तो आप विदेश में सप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने बेल्जियम का उदाहरण दिया, बड़े पैमाने पर करते हैं, हमारा भी बहुत छोटा हिस्सा है। और उसकी वजह क्या है, आपके यहाँ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, गोबर की लीद में गधे की लीद मिला के मसाले बनते हैं। तो आप जब तक क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेंगे, बढ़िया आप ऐसे प्रोडक्ट नहीं तैयार करेंगे फूड प्रोसेस करके जो यूरोप में, यूएस में जो एडवांस मार्केट है वहां कंपीट कर सकें, तब तक आपको किसानों को वो मिलेगा नहीं। और ना कोल्ड चेन, तो उनका ये कहना था कि आप ये सारी चीजें डेवलप करते हो और फिर किसानों को एक एक करके उस तरफ ले जाते, मतलब वो झटका और हलाल वाला मामला हो गया। जी हाँ, जी हाँ। वैसे लीद वाली आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा, इसका चंक ना कटे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो लीद वाली बात सौरभ कह रहे थे, ये एक जनरल आर्गुमेंट है। हमारे यहाँ पशुओं का जो मल होता है वो हमारे मसालों में होता है। अभी जो रिसेंट केस यूपी में हुआ है, वहाँ उसको लेकर के बहुत बहस हो गई है। पीआईबी ने उसका फैक्ट चेक कर दिया था, फिर डीएम ने कहा कि अभी मामला सेटल नहीं हुआ है, मैं दिखवा रहा हूँ इसको। तो इसी वो लीद है नहीं है, उसको अभी होने दीजिए, वो आ जाएगा सामने तो आप ललन टॉप पे ही देखिएगा। लेकिन ये अभी जैसे आगरा में एक छापा पड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि होता है। घी में जानवर की हड्डी और वो सब चीजें, हड्डी चर्बी तो उसको जनरल उसमें लीजिएगा, वरना ये कहेंगे कि ये मतलब हमारा भी फैक्ट चेक कर देंगे, फैक्ट चेक कर देंगे। वैसे हमारा फैक्ट चेक करने वाले सफर करते हैं, ये हो चुका है मतलब कुछ लोगों के साथ पहले। तो हाँ, आप कुछ कह रहे थे जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि भाई हम कुछ कदम चले ना, हमने बिल बनाई, आप मोर्चा लेके आए, अब हम दोनों यहाँ खड़े हैं, हमने आपसे बात की, आप वापस गए, हम वापस गए, फिर हमने आपको कुछ रियायतें दी, आपकी जो कुछ शंकाएं थी, चाहे वो एसडीएम कोर्ट की बात हो, एपीएमसी के बाहर की मंडियों पे फीस की बात हो, या फिर वो जो सरकारी खरीद एमएसपी की बात हो, तो हमने कुछ रियायत दी, अब आप भी कुछ रिलेंट करिए। आपको ध्यान होगा हमने शो में भी किया था कि एक वीके सिंह या कौन थे नेता, वीएन सिंह, जिन्होंने कहा था कि गोल पोस्ट चेंज कर रही है किसान यूनियन, फिर योगेंद्र यादव ने हाँ, फिर योगेंद्र यादव ने कहा था। और इसमें एक दूसरा मसला ये भी आ रहा है कि लोग कह रहे हैं, इनफैक्ट एक व्यक्ति ने सवाल भी पूछा है जवाबदेही में कि हन्नान मोल्ला, दर्शन पाल, ये जो बड़े नॉन लेफ्ट वाले लोग हैं, इनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सरकार का स्टैंड यही है कि अब हम अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगे और हम देखते हैं कि इनके बीच कुछ फिशर्स पैदा हों, कुछ बातचीत का है कि नहीं साहब बहुत हो गया, अब बात करते हैं और बात करते हैं। क्योंकि अगर वो रिजिड रहेंगे तो सरकार को लग रहा है कि हम कितना, क्योंकि मेरी जानिब नरेंद्र मोदी सरकार 3 के 3 कानून पूरे के पूरे वापस ले ले, ऐसा लगता नहीं लेगी। लेकिन वही देखिए, इसी बात को सीजीआई जब सुन रहे थे, उन्होंने वो इस रिजिडिटी के बारे में कोर्ट भी बात करती है कि ये उन्होंने दोनों को कहा। उन्होंने कहा कि जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ही जा रहे हैं आजकल, तुषार मेहता कहते हैं कि भाई रिजिडिटी है वहां से, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई किसानों को तो ये भी लग सकता है कि तुम आपकी तरफ से रिजिडिटी है। वो बड़ी मजेदार है, आप लोगों को वो खोज के बहस आप ललन टॉप शो में भी देख सकते हैं, किसी अखबार में भी पढ़ सकते हैं जिन्होंने कवर किया हो, जो संवाद होता है ना सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इस पूरे मसले पे, कि आप शांति से प्रदर्शन करें, आप पुलिस के द्वारा कुछ आतंक नहीं फैलाएंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। और वो इसीलिए मैंने कहा ना कि इस बार बड़ा कंसिडरेट ये था। दूसरा, ये जैसे
जो जो आपका ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी, मैं उसकी ना एक और अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो इशू एट हैंड है कि फार्मर आपके सेक्टर में दिक्कत है, आपके एपीएमसी में भी दिक्कत है, उससे किसी सुधार की जरूरत है। कितने सुधार की थी और वो कैसे होगा, ये बहस अभी चल रही है, जो कि सरकार के साथ में किसान अपने आंदोलन के से वो जनेगा, अब एक नतीजा वहां से निकलेगा। दूसरा, हम इसको एक फिनोमिना की तरह भी देखें कि हमारे यहाँ सरकार से रियायतें लेने का तरीका क्या हो रहा है और अपना एतराज जताने का तरीका क्या हो रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं, आप ये देखिए, पिछले कुछ टाइम, लंबे टाइम से हम देख रहे हैं, ये दूसरे टेन्योर में ये हो रहा है लगातार, स्पेशली इस टेन्योर में, जब से ये 2019 में आए हैं वापस। तो एक विचार ये सरकार में नजर आता है कि अब हमारी सरकार बनेगी, इसीलिए हमारी नीतियां आएंगी। ये एक बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग है गवर्नेंस की। क्यों? आपका जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है कि चीफ सेक्रेटरी मेरे पास कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए, कलेक्टर में, पुलिस कप्तान में कहाँ किसको बनाऊंगा, वो मेरा होना चाहिए, कौन सा डैम मैं पहला बनाऊंगा ये भी मैं डिसाइड कर लूंगा, और किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा देना है, टैक्स में कितना लगाऊंगा, ये आप कीजिए। लेकिन जो नीतिगत निर्णय है, ये मतलब इसकी ठेकेदारी आप नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि हम 303 ले आए तो हमने कर लिया। कोई भी इनसे पहले जो आए थे, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल नहीं, जो प्रेरोगेटिव होता है पब्लिक पॉलिसी, वो है संसद का, वो चर्चा उसकी होगी और उसमें सरकार के भी सांसद बैठेंगे और बाकी लोग भी बैठेंगे, और जो बाहर तो यही वो लोग भी जो बिल्कुल नहीं कहना है। आप जितनी जिद और जितने अड़ियल तरीके से ये सारी चीजें थोपते चल रहे हैं, लंबी है, अब वो 370 से शुरू करके आप यहाँ ला सकते हैं। मैं आपको सरकार का पक्ष बता रहा हूँ कि नरेंद्र तोमर की जैसे कल जो चिट्ठी है, हाँ, वो चिट्ठी तो मैं प्रिंट आउट करके रखा हूँ। अच्छा, आपने सही छेड़ दिया। हाँ। उस चिट्ठी में वो ये कह रहे हैं कि देखिए, सरकार पर इल्जाम लग रहा है, दुरुस्त इल्जाम लग रहा है, ना आपने लोकसभा में विस्तार से चर्चा की और राज्यसभा में कैसे बिल पारित हुआ इसकी तो वीडियो फीड आसानी से उपलब्ध है। उसके बाद वो जो ये दलीलें दे रहे हैं कि हमने चर्चा की, वो सच झूठ वाला निकालिए ना उधर। हाँ, सच झूठ वाला भी है, सब है। हाँ, कि इन कानूनों को लेकर कोई सलाह मशवरा या चर्चा नहीं की गई, और इस पे सरकार का कहना है कि 2 दशकों तक विचार विमर्श हुआ। शंकर लाल कमेटी, मॉडल एपीएमसी एक्ट, तमाम उन्होंने गिनवा दिए हैं, और आखिरी में लिखा है कि आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी। सरकार ने यहाँ ये नहीं लिखा कि इन कानूनों के डिटेल्स पर व्यापक बहस नहीं हुई। अगर व्यापक बहस हुई होती, हरियाणा और पंजाब के किसानों को भी, वो भी स्टेक होल्डर है, लिया होता तो फिर इतना बड़ा कैसे हो गया था। हाँ, ये चीज, वैसे एक चीज ना, जैसे सरकार ने जो ये सच झूठ वाली चीज हम दिखाएंगे इसको स्क्रीन पे पूरा, ये फैक्चुअली गलत नहीं है जो वो कह रहे हैं। कम से कम उसके टेक्स्ट में मुझे नहीं लगा कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। लेकिन आप जो, क्योंकि चिट्ठी का वो हिस्सा है, और जब मैं पूरी चिट्ठी पढ़ता हूं तब मुझे फिर ऐसा लगता है कि हो गया था कि ये बात करने का तरीका है। आप मुझसे, जैसे मेरी आपसे कोई शिकायत है, ठीक है, हम लोग साथ में काम करते हैं कि सौरभ ये कोई चीज़ है, आप हमको एक नया स्टूडियो दिलवा दीजिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमको शो वगैरह के लिए चीज़ें चाहिए होती है। एक तरीका ये होता है, मैं आपसे बात करने आया। एक तरीका आया कि मैं आपको पहले ब्लेम करना शुरू करूं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और मैं आपकी नीयत में खोट निकालना चाहूं कि भाई आप मुझसे काम लेना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे मेरी चीजें नहीं देना चाहते हैं, आप अपनी चीजें ले लेना चाहते हैं। तो क्या आपका कितना मन करेगा मुझसे बात करने का, चाहे मेरी बात में जितना वजन हो। और वही फिर चिट्ठी के वो हिस्से मेरे सामने आते हैं। लेह लद्दाख में ट्रेन नहीं पहुंची है, 62 की लड़ाई आप लेकर के आ गए हैं, 57 साल उसको हो गए हैं। निखिल, आप इसकी पॉलिटिक्स समझिए। आप, मैं पॉलिटिक्स ही समझना चाह रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स को ही पॉइंट आउट कर लो। हाँ, बीजेपी की पॉलिटिक्स ये समझ में आ रही है कि वो सीधे सीधे किसानों को अटैक नहीं कर रहे हैं, एक चीज। दूसरा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों की वो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है कि साहब किसान के मुद्दे पे सरकार बदल गई या देश का किसान एक हो गया तो सरकार बन गई। ठीक है, बीजेपी की पॉलिटिकल टैक्टिक्स ये है कि हम सब किसान ठीक है, इसीलिए मोदी जी क्या कह रहे हैं बार बार, किसानों को कोई भ्रमित कर रहा है। ठीक, बिल्कुल टेक चल रही है। जैसे हम लोग जब रामचरितमानस का पाठ करते हैं ना, तो एक चौपाई की बार बार टेक आती है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, या मंगल भवन अमंगलहारी, एक टेक वो चल रही है। फिर बीच बीच में जो साइड किक्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो आके बोल देते हैं अरे इसमें तो खालिस्तानी है, अरे इसमें तो नक्सली है, ये है। उस नैरेटिव को मजबूत करने के लिए, चाहे वो मिडिल क्लास वाले हों या सोशल मीडिया वाले लोग हों, इनको मजबूत करने के लिए बार बार इन चीजों को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि देखिए ये जो 10 यूनियन में 10 प्रमुख चेहरे हैं, उसमें से 5 तो कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, तो ये उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है। इसको डिस्क्रेडिट कैसे करें कि 5 इसमें ऐसे हैं,
हन्नान मोहल्ला क्यों हमारे साथ बात करेंगे, वो तो कम्युनिस्ट हैं, योगेंद्र यादव तो हमारे विरोधी हैं। आप ये पूरा भगवा पहन के मतलब राइट विंग की पूरी सरकार चला सकते हैं, लेकिन लाल कपड़ा पहन के कम्युनिस्ट क्यों नहीं बैठ सकते हैं किसी प्रोटेस्ट में? ये कितना पुअर आर्गुमेंट है। बिल्कुल है, ठीक है, तो यही चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है। बिल्कुल सर, सौरभ इस आपके ऑब्जर्वेशन से मैं अग्री करता हूं, जो हो रहा है उसको आपने बिल्कुल सही बताया, खूब सही रीडिंग है, लेकिन इसमें एंडोजेनिटी की प्रॉब्लम है। एंडोजेनिटी की प्रॉब्लम क्या होती है? एंडोजेनिटी ये है कि पहले क्या आया, ठीक है, तो जिस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी की आप बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो अटेंड कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या फिर वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? बोथ। तो दे डू बोथ एंड सो फार दे हैव बीन सक्सेसफुल। तो दे मैन्युफैक्चर। तो एक भीड़ खड़ी की गई है, जिसको आप कह लीजिए, उसको अंग्रेजी में पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको एक तरह का कंटेंट फीड किया जाता है, और फिर उसको इस तरह के कुतर्क मतलब एडवांस किए जाते हैं, जो कि एक अच्छे सेहतमंद विमर्श की संभावना को खत्म करते हैं। बिल्कुल, कंप्लीटली एग्री विद यू। ठीक है, हम लोगों को तो लड़ना था, हम एग्री कर रहे हैं एक दूसरे से। नहीं तो लड़ने का तो थोड़ी कोई मतलब सोच चलिए, के अगले विषय की तरफ बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, सोल्जर हो गया यहाँ तो। नेता नगरी का तीसरा विषय ऐसा विषय है जो बार बार आ जाता है, जबकि उस पर बात करने को ज्यादा कुछ है नहीं। 23 अगस्त को 23 नेता चिट्ठी लिखते हैं, क्या सुंदर राय मारा है, और कहते हैं कि आपसे तो चल नहीं रही। देखिए, उसका लब्बो-लुआब चिट्ठी का यही था, आपसे चल नहीं रही है। शरद पवार ने भी कह दिया कि ये तो ऐसे एडहॉकिज्म में है राहुल गांधी, और कुछ हो तो फिर तुरंत फिर राग गाए जाने लगते हैं, भक्ति की राग दरबारी शुरुआत है, नहीं नहीं गांधी परिवार, गांधी परिवार। अब खबर दो आई हैं, दो तीन। एक, केरल, जहां हर 5 साल में सत्ता बदलती थी, कांग्रेस ने सत्ता एलडीएफ के यहाँ तो गंवाई थी, कांग्रेस को लग रहा था वो वापस आएंगे। वायनाड से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, वहां पर पंचायत चुनाव में कांग्रेस फिर से बुरी तरह हारती है। पंचायत चुनाव के नतीजों को इंडिकेटर माना जाता है अगले विधानसभा चुनाव का, अगले साल तो वो होना भी है इलेक्शन। तो वो साफ बता रहा है कि फिलहाल कांग्रेस कितनी कमजोर है। दूसरी चीज, उसके पहले आप बिहार हारे, हैदराबाद में आप कहीं थे ही नहीं। एक क्लासिक केस है, आपने एक नया राज्य बनाया, ना आपको आंध्रा का सपोर्ट बचा, ना आपको तेलंगाना मिला, है ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पश्चिम बंगाल में आप कभी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हुआ करते थे, क्लैरिटी नहीं है, ममता के साथ जाना है कि लेफ्ट के साथ जाना है। अभी आप लेफ्ट के साथ हैं, और क्या हालत हुई। ऐसे में इन नेताओं को, कमलनाथ, अशोक गहलोत, इन सब की बीच बचाव से वापस से बैठा जाता है, फिर से कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएंगी, फिर से कुछ हो जाएगा। एक किस्म का तदर्थवाद है जो कांग्रेस को ग्रसे हुए है, और जब तक, मेरी व्यक्तिगत राय है, ये गांधी परिवार के बाहर नहीं देखते हैं, तब तक उसका किसी भी किस्म का रिवाइवल हो नहीं सकता है। फिर उसमें ये भी है सौरभ, जो कई लोगों ने हिंट पॉइंट आउट करा है इससे पहले, कि अगर नहीं गांधी परिवार तो फिर जो समुच्चय आप सोच रहे हैं कि जिसको कांग्रेस कहा जाएगा, वो जितने बच जाएंगे, उसका गोंद क्या होगा? मतलब जितने लीडर्स हैं, कपिल सिब्बल हैं, और उनके साथ एक बड़ी देखिए, ये जो आपने कहा ना कि गांधी परिवार नहीं तो कौन, मुझे वो 60 की बहस याद आ गई। नेहरू के बाद कौन? देश चला ना। हाँ, नेता आए, सत्ता पे दावेदारी की, तो ये कौन, तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। गावस्कर के बाद कौन, सचिन के बाद कौन, धोनी के बाद कौन आते हैं ना, हाँ, मोदी जी के बाद कौन होंगे, इस पर बात होती है। ठीक है, तो ये कौन वाला मसला नहीं है, वो ये जरूरत से ज्यादातर घिस चुका है कि गांधी परिवार वो गोंद है जो इन सबको बांध के रखे। हो सकता है कोई ऐसा असर्टिव नेता है जो क्राउड पुलर हो, नैरेटिव बिल्डर हो, असर्टिव मतलब असर्टिव चले जाते हैं कहीं और। ये दूसरी चीज, हाँ, दूसरा आपने सही जिक्र किया, अगर ये रिजॉल्व नहीं करते हैं तो इनके कई संभावनाशील नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह चलेंगे, अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन करेंगे, या हो सकता है कोई नया राष्ट्रीय विकल्प खड़ा हो। क्योंकि हमारे वो गांव में कहते हैं, पट्टा लिखा के नहीं आए 99 साल का कि एक ही जगह पे चाकरी करनी है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी के बारे में हम पहले ही बहुत बात कर चुके हैं, तो अभी वो आप डिफेंस कवर करते हैं। जी हाँ, वो मीटिंग से भी एक वॉकआउट कर गए थे। मीटिंग में दरअसल पार्लियामेंट्री पैनल की वो मीटिंग है डिफेंस की, और उसमें अब
पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि वहां पे आप अभी नहीं बहुत जा डिटेल्स सकते। नहीं आए हैं, उन्होंने अपना पक्ष हालांकि रखा है। डिटेल्स हैं वो जो आपको सूत्रों से मिलती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री पैनल की ऐसे जाकर के आपको उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह आपको एक्सेसिबल नहीं होती है, वो पार्लियामेंट का प्रिविलेज, कॉन्फिडेंशियल भी होता वो है। कॉन्फिडेंशियल भी होती है। तो वहां पे सीडीएस मौजूद थे और वहां पे जितना मैं अध्ययन कर पाया उसमें ये था कि वहां यूनिफॉर्म्स पे डिस्कशन चल रहा था। अब ये देखने वाली बात है कि क्या राहुल गांधी कोई पॉइंट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे या वो बोलते बोलते उनको काट दिया गया, क्योंकि उनका कहना ये है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी पे बात करना चाहता था और मुझको टोक दिया। तो अब उसको देखने के दो तरीके हैं, या तो उनको सच में जैसा वो कह रहे हो कि उनको चुप कराया गया जो कि उन्हें ठीक नहीं लगा तो उठ के चले गए, या वो एजेंडा से बाहर बीच में ही इंटरवीन करने लगे। ये मैं बिल्कुल अपने मुंह से ही ये चीज कहना चाह रहा था कि एक फिर मीटिंग का एजेंडा भी होता है, जैसे हम नेता नगरी हैं तो जैसे मैं रखवाले भी करता हूँ, वो यहाँ मैं नहीं चालू हो जाऊंगा ना, वो एक दूसरी चीज है और उसका समय आएगा जब वो होगा। इसके बाद हम शो करने वाले हैं तो वो एक सीक्वेंस है। तो क्या उन्होंने उस सीक्वेंस का इंतजार नहीं किया और वो बीच में बोल गए और उनको फिर जब मीटिंग के सभापति हैं वो टोकते हैं, तो वो ये देखने वाली चीज है कि मतलब जो गुस्सा था उनका, जो एतराज था वो कितना जायज था। एक चीज और है जो कई लोग बात कर रहे हैं कि क्या एक और स्टॉप गैग अरेंजमेंट आ सकता है सोनिया गांधी और अगर राहुल वापस आते हैं, जो एक मॉबरिंग चल रही है, हालांकि उन्होंने फिर से कहा कि मैं नहीं आऊंगा, तो वो क्या हो सकता है। कोई कह रहा है कि राजस्थान से अशोक गहलोत को बुला लिया जाए। अशोक गहलोत के करीबियों का कहना है कि साहब सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, मतलब कांग्रेस अध्यक्ष आज की तारीख में बड़ा थैंकलेस सा जॉब है। कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब हाय एक आध 2 साल में हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। कमलनाथ 75 प्लस है, 70 प्लस तो है। और अभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान वो उस तरह से चल भी गया था, उन्होंने कहा कि मैं तो थोड़ा आराम चाह रहा हूं। और कमलनाथ कभी भी ऐसे नेता नहीं रहे हैं जो बिल्कुल जमीन पे बड़ी पकड़ हो। वो एक खास किस्म की जो पॉलिटिकल ब्रीड है, कॉर्पोरेट में अच्छे संबंध, दिल्ली के नेता और एक कॉन्स्टिट्यूंसी को खूब नर्चर किया ताकि वहां से आ सके, और अक्रॉस द पार्टी रिलेशन भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दरी फट्टा वाला। मतलब वो अहमद पटेल की परंपरा के नेता हुए उस हिसाब से। हाँ, अहमद पटेल की परंपरा के, लेकिन वो लगातार सरकारों का हिस्सा भी रहे। अहमद पटेल हमेशा पीछे रहे, वही उनकी ताकत भी हमेशा थी। संगठन की का काम किया उन्होंने। तो वो है। फिर कई नामों का जिक्र हो रहा है, कोई मुकुल वासनिक का जिक्र करता है, लेकिन मुकुल वासनिक G23 का हिस्सा है जिन्होंने दस्तखत किए। कई लोगों ने अचरज भी किया इन्होंने क्यों कर दिए, ये तो बड़े करीबी हैं। तो ये थोड़ा मजेदार होगा देखना कि ये चरनी कहीं जाती है, वैसे कहीं जाएगी नहीं। कांग्रेस है अपनी रफ्तार से घुन खा रही है, ठीक है। जब तक ये अपने छत्रपों को ताकतवर नहीं बनाएंगे, भूपेश बघेल, गहलोत, कैप्टन अमरिंदर और पुदुचेरी, अभी तो यही 4 बचे हैं इनके पास, तब तक तो इनका कुछ नहीं हो सकता है। मैंने अब बहुत पुरानी चीज हो जाएगी, लेकिन जो भी एक ऐसा मीटियोरिक राइज की तरफ बढ़ता है ना, उसका मतलब कहीं पीछे से कहीं जड़ कट जाती है। जयराम रमेश को याद कीजिए, वो पर्यावरण मंत्री होते थे जी कैबिनेट में, और वो बिल्कुल हेडलाइंस बना रहे थे अपने डिसीजन से, जिस तरह की बातें वो करते थे। वो ऐसा कई बार कहा गया कि वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं, जब दोबारा आए तब क्या हुआ, वो ग्रामीण विकास हो गए। तो मुझे जयराम रमेश की, मैं पॉलिटिक्स के बारे में तो अभी एकदम से बहुत कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट इज अ वंडरफुल राइटर। जयराम रमेश की किताब है, मैंने पहले भी जिक्र किया है, अनचेकर्ड ब्रिलियंस जो किताब है वीके कृष्ण मेनन पे, वो पढ़ी जानी चाहिए। हक्सर, पीएन हक्सर पे उन्होंने किताब लिखी है, सो मैन ऑफ लेटर्स, वो वाला मामला है। चलिए कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़ते हैं, नेता नगरी का हाल आगे बढ़ाते हैं। नेता नगरी में हफ्ते के मुद्दों पर चर्चा के बाद अगला सेगमेंट है बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुनिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी, ये समझ में आ गया है। क्या उनका पोल प्लैंक होगा, ये भी समझ में आ गया है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य को ही आगे रखेंगे। अब ये ज्यादा उस पे बात नहीं करते हैं, एंटी करप्शन पे, जो इनका इनिशियल बिल्कुल 2012-13 वाला था। लेकिन यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि ये 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी गाजियाबाद से, कुमार विश्वास अमेठी से और भी कई जगहों से। बीजेपी से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा था 2014 में इन्होंने। हाँ, तो और पंजाब ने आबरू रखी थी। हाँ, पंजाब ने आबरू जरूर रखी क्या आपको थी। लगता है कुछ कर पाएंगे यूपी में?
संजय सिंह के नेतृत्व में? संजय सिंह कैंप कर रहे हैं, लेकिन ना जैसे उनके कैंप, जैसे दो पार्टीज जिन्होंने दूसरे स्टेट्स में दिलचस्पी दिखाई है, जो आउटसाइडर्स मानेंगे, और जिन्होंने किसी एक नेता को कैंप करने भेजा, उसमें आप अब कंपेयर करके देखिए। संजय सिंह भी कैंप कर रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय भी कैंप कर रहे हैं। अब उन दोनों के कैंप करने में कितना फर्क है? एक संजय सिंह बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, वो ट्वीट करते रहते हैं, बयान भी देते रहते हैं, कहीं जाते हैं रोक लिए जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, वो सब चल रहा है। लेकिन उस संजय सिंह के अलावा क्या हो रहा है वहां पे आम आदमी पार्टी का? आप संजय सिंह के अलावा किसी आम आदमी पार्टी के नेता का नाम याद कीजिए जिसने खबर बनाई हो और जिसको हमने छापा भी हो। कम हो पा रहा है। उनकी भी ये शिकायत ये रहती है, संजय सिंह हो या कांग्रेस वाले हो, सपा वाले हो, उन सबका ये कहना है कि हमारी खबरें ही जगह नहीं बना पाती हैं, और हमारा ये कहना है कि जब आप जमीन पे उतरेंगे तो खुद ब खुद खबर बनेगी। एक मतलब ये मैं बिल्कुल पूरे अधिकार के साथ कह सकता हूँ, 2 साल से जब हम शो चला रहे हैं सौरभ, और हमारा ये बहुत बेसिक ट्रेनिंग है हमारी कि एक हमने पहले खबर बनाई, ठीक है, उसमें कौन फरियादी है, किसके अग्रीड पार्ट, अभी किसान है जैसे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसमें सरकार का पक्ष क्या है क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है, फिर तीसरा हम उसमें करेंगे कि इसमें विपक्ष। ये तो ट्रेनिंग का हिस्सा है, और ये बाइटें ढूंढी जाती हैं, विजुअल्स ढूंढी जाती हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ ट्विटर चूचू चर्रों पे कुछ लिख के नेतागिरी करेंगे तो फिर तो बूथ पे चिड़िया उड़ जाएगी। हम छवियों को, इमेजेस को, बयानों को हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, वो कहीं से भी आए, और उनका अपना अगर वजन होगा तो वो उनको क्यों नहीं जगह मिलेगी। वापस आम आदमी पार्टी पे आते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्डर पे कोई काम नहीं किया है, अगर ये कहेंगे तो ये बात गलत नहीं है। संजय सिंह के कैंप से पहले भी, संजय सिंह के कैंप के बाद भी ये एक उनके लिए, और वो यूफोरिया भी अभी वैसा नहीं है जो एक यूफोरिया वैसा नहीं। फिर जो अरविंद केजरीवाल अब आगे जो करते हैं वो देखने को मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने बातें की वो जैसा यूपी है उसको उतना अपील करने वाली चीजों में से वो है नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल एक ऐसी पब्लिक डिलीवरी है जो सार्वभौमिक है, हर जगह होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों का अपना वजन यूपी में इतना नहीं है कि लोग आपके पीछे रैली करने लगे। वो तो एक टेस्टिंग ग्राउंड होगा। निखिल, एक चीज और है, जब आप बोल रहे थे ये दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, पंजाब में मैंडेट मिला था मुख्य विपक्षी दल का, यूपी और पंजाब के चुनाव एक साथ होते हैं, नेता एक है, चेहरा आपके पास एक है, कहाँ कहाँ तैनात करोगे आप? कहीं नहीं साहब हमारे पास फलाने सिंह हैं, ढिकाने मान हैं, सब आप करोगे, लेकिन आपको जो लगता है कि आपका पोस्टर बॉय है जिसके नाम पे आप दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हो और जीत रहे हो, है ना, दिल्ली में आप बहुत सफल हो, तो वो भी आपकी ताकत बटेगी। दूसरा, अभी यूपी में बहुत प्लेयर्स हैं, सपा है जो लड़ेगी ही, कांग्रेस लगातार कहा जा रहा है प्रियंका गांधी अब लखनऊ में परमानेंट कैंप करेंगी, वहीं रहेंगी अगले 1 वर्ष तक, लगातार वो उन चेहरों को देख रही हैं जिनको वो आइडेंटिफाई करें, नर्चर करें और तैयार करें। तो कांग्रेस से कई छोटे दल हैं जिनके साथ ये गठजोड़ कर रहे हैं, बसपा और असदुद्दीन ओवैसी भी साथ आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, चंद्रशेखर, तो बहुत सारे ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रिपल्स फिलहाल क्रिएट होंगे एज ऑफ नाउ। बाकी पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। आप ओवैसी का नाम ले रहे थे, नई टेरिटरीज में एंटर करने के सबक ओवैसी से जरूर आपको लेने चाहिए। खैर दोनों का ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स अलग है, और ओवैसी को उसका बेनिफिट मिलता है कि वो एक जिसको कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले से एग्जिस्ट करती है, को भी मिलता है और बीजेपी को भी मिलता है, दोनों को मिलता है। अब लेकिन अभी हम क्योंकि नए एंट्रेंस की बात कर रहे हैं तो नहीं, अगर ओवैसी आके जोरदारी से चुनाव लड़ेंगे, मार्क माई वर्ड, दिस विल डेफिनेटली हेल्प बीजेपी, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है उसको असदुद्दीन ओवैसी बहुत सूट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वर्सेस जो क्रिएट होता है ना, तो अरविंद केजरीवाल को ओवैसी से वो थोड़े कुछ सबक वो ले सकते थे ऑर्गेनाइजेशन में, एक पहली चीज। दूसरा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को किस तरह चेक में रखना होता है, किस तरह वहां आप टारगेटेड ऑडियंस वाली जो बात होती है कि आप फोकस कहां कर रहे हो। अभी यूपी बहुत बड़ा है। हाँ, जो हमने बयान अभी प्ले किया है वो थोड़ा ना वेग है यूपी के हिसाब से, ये हम कहना चाहते हैं। चलिए, अब बयान के बाद बात पारी है जवाबदेही की, आप जनता के सवाल और उसके हमारे तई जवाब। पहला सवाल हम ले रहे हैं सागर सेठी का। नितिन गडकरी एज पीएम आफ्टर मोदी, गडकरी विल बी मोर एक्सेप्टेबल देन अमित शाह, अमित शाह इज अ टफ मैन दैट विल बी डिसएडवांटेज, योर थॉट्स। बहुत दूर की कौड़ी है सागर, अगर बीजेपी को अपने दम बहुमत मिलता है तो वो किसी टफ मैन को ही चाहेंगे और टफ मैन को ही आगे रख के बहुमत मिलता है। ये गठबंधन वाले ऑप्शन होते हैं जो चल रहे थे, अरे साहब पूरा बहुमत नहीं मिला तो राजनाथ सिंह, पूरा बहुमत नहीं मिला तो नितिन गडकरी। तो अगर वैसी कोई स्थिति आती है तब संघ भी अपने आप को ज्यादा असर्ट कर सकता है। बाकी जो प्रो बिजनेस अप्रोच है और
बीच का रास्ता निकालने की अप्रोच है वो नितिन गडकरी की है, ये सब जानते ही हैं। और नितिन गडकरी का राइज भी बड़ा पेट्रियोटिक था, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि वो ही वॉज वन ऑफ द महाराष्ट्र पॉलिटिशियन, लेकिन पोस्ट राजनाथ सिंह उनको यहाँ पे लाया जाता है एंड ऑल ऑफ अ सडन इज अ नेशनल फेस फिगर। या अगला सवाल लेते हैं। प्रखर खाम परिया का सवाल है, व्हाट हैज टू बी एन अप्रोच ऑफ अ यंग पर्सन टू मेक पॉलिटिक्स एज करियर? ये तो आपको जवाब देना चाहिए। क्यों? व्हाई डू यू थिंक सो? क्योंकि मेरे कई दोस्त मुझसे ये कहते हैं कि तुम एक ना एक दिन पॉलिटिक्स में जाओगे। तो क्या जाएंगे क्या आप? तुम जाओगे? अरे मैं कैसे जाऊंगा अरे पॉलिटिक्स? मजाक। नहीं, भविष्य के गर्भ में क्या है, मैं बहुत ओपन एंडेड जवाब दूंगा। मेरे पॉलिटिक्स में जाने को लेकर कि भविष्य के गर्भ में क्या है कुछ नहीं, पर एज ऑफ नाउ तो पत्रकारिता वो चीज है जिसके साथ मैं सोता, उठता, बैठता, खाता, बिछाता हूँ एंड आई एम क्वाइट कंटेंट इन इट। ठीक मैं आगे जाके फिल्में बनाऊंगा कि पॉलिटिक्स करूंगा कि योग करूंगा कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ काम करूंगा या आपके जैसे किसी प्रखर संपादक से नौकरी मांग रहा होगा, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? देवम न जानाति कुतो मनुष्य। अगला सवाल विशाल माशरू वाला जी। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि जब योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, हन्नान मौला माफ कीजिए, सीपीएम लीडर, उन्हें ये जब प्रोटेस्ट का चेहरा बन जाते हैं तो क्या ये कहना ठीक होगा कि प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया है, लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया है? और मैं इस हाईजैक वाली बात थ्योरी से फ्रीइंग मोटा मोटी यही है। हाँ, और वो कह रहे हैं कि जो एक्ट ये यलगार परिषद के लोगों के को आजाद कराने के बाद जो एक जोड़ दिया गया था, उग्रहन गुट जो है हाँ, उसने कहा था और बाद में सबने अपने आप को उस चीज से अलग भी कर लिया कि ये इशू नहीं है। लेकिन आई वॉज टॉकिंग टू पीपल जिन्होंने ये बात कही कि हमें तो लग रहा साहब किसानों का मुद्दा बहुत सही है, अब ये उसमें उमर खालिद को भी ले आए। तो आप जैसे बोलते हैं ना कि नहीं ये सही है ये गलत है, मैं अक्सर आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश करता हूं जो पब्लिक कैसे परसीव कर रही है अलग अलग पॉलिटिकल मैसेजिंग को और कैसे इंटरप्रेट कर रही है। एक तो एक जो सही है, एक है जो ट्रिकल डाउन होके जा रहा है। देखिए, ये कहना कि किसने किसको हाईजैक कर लिया, आप ये भी कह सकते हैं उन्हीं ने बिल्ड किया था ये मूवमेंट। प्रोटेस्टर्स को यहां तक लेके कौन आए? वही किसान यूनियन लेके आई। तो हाईजैक कर लिया वाला मुझे बहुत फंडा समझ में नहीं आता। और ये ऐसा लगता है कि गोया किसी भी इस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में किसी का भी आंदोलन करना गुनाह हो कि साहब ये कर सकते हैं कि बीजेपी कह रही है कि साहब हम डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे बंगाल में, तो वो मूवमेंट है। और यहां पे कम्युनिस्ट आ गए तो आप डिस्क्रेडिट कर रहे हो। ये बाइनरी मुझे समझ में नहीं आती है। जो जहां भी डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से बचाने के लिए या सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए लड़ रहा है, उनका हक है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है। हाईजैक वाली बात को लेकर के एक चीज और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ना ये बड़ी कोशिश चल रही है और ये हाईजैक वाली भाषा जहां से आती है वो न सिर्फ लोगों को बांटने की कोशिश है, वो लड़ाइयों को बांटने की कोशिश भी है कि किसानों का होगा तो वो किसान अपनी लड़ाई लड़ें, छात्रों का होगा तो वो छात्र अपनी लड़ाई लड़ें, जवानों का होगा तो वो जवान अपनी आप एक दूसरे का समर्थन बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। होता क्या है, ये हमको कब समझ में आती है हाईजैक वाली चीज? जैसे विशाल मारू, मुझे नहीं पता क्या करते हैं, मैं पत्रकार हूं, अगर हमारे कोई इश्यूज हैं, अगर पत्रकार यहाँ मोर्चा निकालना चाहे ना 100 आदमी नहीं जुटेंगे, तब हम जरूर देखेंगे इसके उसके तरफ कि भाई ये 4 परचून की दुकान वाले भी आ जाएं तो एक दुकानदारों का समर्थन हमको मिल जाए, कहीं से हमको मतलब पेंशनर समाज भी अगर आ जाएगा तो हम उनको भी बिठाएंगे और फिर वो हमारा जो मांग पत्र है आ जाए, सब कोई कहीं से आ जाए, और इसी तरह और इसीलिए हम ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है और जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को डील किया जा रहा है, इसे आप एक आंदोलन की तरह नहीं, एक फिनोमिना की तरह देखिए आप। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर जो एतराज है वो लोग जुट रहे हैं एक जगह पे और वो सरकार को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाईजैक कर लेना मतलब कोई कितने टेररिस्ट को छुड़ाने की मांग की गई है अभी तक आंदोलन से। एक मैं आपको और बताऊं, आप जब ये बता रहे थे हमने बंगाल डिस्कस किया, जब सिंगूर और नंदीग्राम वाला आंदोलन हो रहा था तब लेफ्ट की सरकार ये कहती थी कि अल्ट्रा लेफ्ट ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, जिसे जमीन का जो टीएमसी कह रही है हमारा आंदोलन, लेकिन अल्ट्रा लेफ्ट इसको रेगुलेट कर रहा है। और वो आपको ध्यान हो किशन जी AK-56 टांगे और उनका एक पीछे से इंटरव्यू चलता है, तो ये सब चीजें तब भी बहुत होती थी। ये हर सरकार ने ये किया और बीजेपी तो बहुत एग्रेसिवली ये करती है कि आप विपक्ष में तो नेम कॉलिंग, ये फलाना है, ये ढिकाना है, और उसके पहले जो थे वो भी करते थे। तो एक कंटिन्यूटी चली आ रही है, सब उस गेम को रिफाइन करते जा रहे हैं। लेकिन नागरिक के तौर पर आपको इस चीज की फिक्र करनी चाहिए
कि कोई यदि किसी सरकार के किसी फैसले का विरोध कर रहा है तो उसकी लेबलिंग इस तरह से ना हो, क्योंकि कल को ये विरोध आप भी करेंगे, अपने सिविक राइट्स को लेकर कर सकते हैं आप। हमने देखा नीट का एग्जाम, हमारे आपके घरों के बच्चों ने विरोध किया, मैं वही तो कह रहा हूँ हमने कि उनको क्या कहा, हमने उनकी बात सुनी ना। तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो विरोध करें उनकी बात सुनिए, अगर दुरुस्त है तो वो अकोमोडेट की जाएगी। और इस बात को लेकर सबसे ज्यादा शोर इसी बात पे हुआ कि एल्गार परिषद के लोगों का जो केस चल रहा है उसको छुड़ाने की जो एक दिन पोस्टर्स आए वो पूरे अभी 23वां दिन है सौरभ जी, 23वां दिन है, उसको एक दिन वो वहां पे दिखे, उसके बाद से बिल्कुल 62 की लड़ाई और ये सब कुछ हो गया है। पहली चीज ये कि एल्गार परिषद अभी सबजुडिस मैटर है, उसमें गिल्ट और इनोसेंस अभी कोर्ट बताएगी। उससे पहले अगर आप ये इस तरह से पेंट करना चाहते हैं, एक बार चर्चा भी की थी कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि नोबडी कैन टच दैट टॉपिक। हाँ, तो वो ऐसा अछूतों सा व्यवहार किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। अगला सवाल सचिन कुमार का है, काइंडली सजेस्ट मी सम गुड बुक्स टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब, खालिस्तान इशू एंड पार्टीशन ऑफ हरियाणा। अच्छा, हरियाणा बना। भाई साहब मैं बहुत ज्यादा किताबें तो अभी नहीं बता पाऊंगा, यदि आप दर्शकों में से कोई बताए तो अच्छा होगा। एक तो मार्क टली और सतीश जैकब की किताब है 1984 अमृतसर लास्ट बैटल ऑफ मिसेस गांधी। उससे आपको थोड़ा सा खालिस्तान मूवमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बारे में आनंदपुर साहब का प्रस्ताव और उसके बाद की कई चीजें उसमें विस्तार से लिखी हैं। खुशवंत सिंह की एक किताब है, मतलब पंजाब पे, पतली सी किताब है पर अच्छी किताब है, हिंदी में उसका शीर्षक था मेरा लहू लुहान पंजाब, वो देख सकते हैं। राजमोहन गांधी की एक मैंने किताब का जिक्र किया था जो रणजीत सिंह से लेकर माउंटबेटन तक की बात करती है, यहीं पे अलिफ से वो किताब छपी है, मैंने कुछ एपिसोड पहले जिक्र किया था। प्रताप सिंह कैरो समेत कई लोगों की बायोग्राफीज आई, जब आप वो पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे मसले समझ में आएंगे। अगर आप पुराना आर्काइव खंगालेंगे, स्वर्ण सिंह, दरबारा सिंह, जैल सिंह, बेअंत सिंह के ज़माने की पॉलिटिक्स, अकालियों की पॉलिटिक्स, पर मुझे लगता है कि अकाली पॉलिटिक्स पर एक मुकम्मल किताब आनी चाहिए। मतलब पंथक राजनीति और किसान राजनीति, उसका जो मेल होता है ये बहुत ही, और इसके तार मास्टर तार सिंह और पहले से गुरुद्वारा सुधारों के लिए जो 1919-20 में वो सब मूवमेंट शुरू हुआ था, वहां से शुरू हो बात। तो अगर आप में से कोई बढ़िया पॉलिटिकल कमेंटेटर लिखे तो अच्छी बात होगी। बाकी हम और किताबें खोजेंगे, अगर मिलती हैं तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। आखिरी सवाल अंकित शर्मा का है, बीजेपी द्वारा राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहने पर आपकी क्या राय है, और यदि ये सही है तो आपकी नज़र में क्या कारण है। आप बीजेपी क्या सब लोग कहते हैं, है ना, और बीजेपी तो कहेगी ही। बीजेपी के लिए राहुल गांधी एसेट है, जितना वो राहुल गांधी का जिक्र करेंगे, जितना राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के वर्सेस में दिखेंगे, उतना बीजेपी को फायदा होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राहुल गांधी क्या सोचते हैं वो राहुल गांधी और उनके समर्थक बेहतर बता सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी में वो सातत्य नहीं दिखता है। मैं इससे पूरी तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके करियर में। वो कांग्रेस की और उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो बिल्कुल कहा जाता है सिंकिंग शिप, अभी सिर्फ मस्तूल बाकी है, शिप लगभग डूब चुका है, हाल ये है। चलिए नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सिफारिश। बताइए निखिल जी, क्या है सिफारिश हमारी है। अब मैं बहुत सारी चीजें ऐसे या आपके जैसे जुबानी मुझे बहुत नहीं याद रहता है, तो फिर मैं नोट्स बना के ले आता हूँ कि गलत बोलने से बेहतर तो फिर वही बहुत बढ़िया आदत है कि 2001 में बैंड ऑफ ब्रदर्स का मैं सजेशन देने वाला हूँ। बैंड ऑफ ब्रदर्स बहुत फेमस है, बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन हमने तारीख में इसका सजेशन दिया हुआ है। सॉरी, ये दुनियादारी में भी 1 या 2 एपिसोड पहले। अच्छा, मैं मिस कर गया, मैंने देखा नहीं। फिर प्लीज टॉक अबाउट इट बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट प्रोग्राम एंड इट्स अ मस्ट वॉच। अच्छा, बैंड ऑफ होता क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में फिल्मों का जिक्र आता है तो एक बहुत फेमस जो इमेज है वहां से वो है डी-डे लैंडिंग्स। और हम जो लोग यूरोप के नहीं है, अमेरिका के नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि वो डी-डे लैंडिंग्स जो उन्होंने सेविंग प्राइवेट रैन में देखी थी, टॉम हैंक्स वाली, नॉर्मंडी। हाँ, नॉर्मंडी, ठीक है। तो नॉर्मंडी में जो शोर अटैक किया गया, वो हमको ऐसा लगता है कि सबसे डिफाइनिंग मोमेंट रहा होगा लड़ाई का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि वो था भी एक बड़ा निर्णायक। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखिए कहां से शुरू होकर कहां तक चल रही है, वो 37 से 45 तक जाती है। तो जो उसकी लेंथ है, जो लगातार जो लड़ाई की जितनी विभत्त सच्चाइयां हैं वो आपके सामने आती रहती हैं, जो वो एग्नी है और जो उसमें निरंतरता है, उसमें ये होता है कि आपको बार बार ऐसा लगता है कि ये अब खत्म होने वाला है। ठीक है, ये जैसे ये चीज बैंड ऑफ ब्रदर्स है, उसके बारे में आपके
जब डी डे लैंडिंग्स हो रही थी वहां पे, डी डे लैंडिंग से पहले ये किया गया कि पहले पैराट्रूपर्स उतारे गए जर्मन लाइंस के ताकि पीछे, जर्मनी के टैंक आके इनकी लैंडिंग जो होनी है उसको रोक ना सकें। तो वो पीछे से लाइंस कट करने के लिए जो नॉर्मंडी पे जर्मन डिफेंसेस थे उसको उन्होंने कट करने के लिए पैराट्रूपिंग करवाई। और वहां पे जो 101st आपके एयरबोर्न डिवीजन है यूएस का आर्मी का, उनकी 506 पैराशूट रेजिमेंट है, उसमें से एक इजी कंपनी है, उसकी ये कहानी है। तो वो डी डे लैंडिंग से पहले जाते हैं और डी डे लैंडिंग से ये चीज शुरू होती है। मतलब आप देख लीजिए वो टीम दरअसल वही है, आपके स्टीवन स्पीलबर्ग और आपके टॉम हैंक्स, इन दोनों ने मिलकर ही इसको प्रोड्यूस किया है और वो दोनों ही सेविंग प्राइवेट रायन बनाते हैं। 2 साल बाद उन्होंने फिर एक स्टीफन ई एम्ब्रोज की एक किताब है बैंड ऑफ ब्रदर्स, और उसके ऊपर ये बनाते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये लड़ाई डी डे के बाद कितनी आगे तक के खिंचती है, इतनी लंबी और बड़े 1-1 घंटे के एपिसोड्स हैं। पर्सनली मैंने जब एक सीजन है, आराम से देख सकते हैं। लेकिन इतना, जैसे अभी तो मैं ठंड के मौसम में देख रहा हूँ और उसमें जो सीज ऑफ बैस्टोन वगैरह है जहाँ पे सीज वारफेयर खूब हुआ बाद में, डी डे के बाद में जब वो हॉलैंड वगैरह गए, तब वो ठंड आपको लगने लगती है यहाँ पे। मैं आजकल वर्कआउट करते हुए वाइकिंग्स देख रहा हूँ, तो उसमें भी यही होता है कि वो माहौल बाहर स्लेटी है, धुंधला है, स्क्रीन भी आधे से ज्यादा वक्त तक बिल्कुल वैसी ही रहती है। तो अगर आपको देखना है कि एक फिल्म से ज्यादा अगर आप देखना चाहते हैं कि डी डे लैंडिंग्स के बाद क्या हुआ था और कैसी उन फौजियों की जिंदगी थी जो रोज सोचते थे कि मैं इस लड़ाई से जिंदा बच के अपने घर चला जाऊंगा, उनके साथ क्या होता था, तो आप बैंड ऑफ ब्रदर्स देख सकते हैं। और इसके अलावा बस यही है आज का। अच्छा, मेरी पहली रिकमेंडेशन है, सत्य व्यास हिंदी के बेस्ट सेलिंग राइटर हैं, जिसका नाम है उफ कोलकाता, और मैंने ये पढ़ लिया है और ये मज़ेदार है, रोचक है और इसमें भूत भी है। अच्छा जी, इसमें एक बॉयज़ हॉस्टल है, एक ट्रेन आती है, ट्रेन में किसी को कोई मिलता है, फिर एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, तो आखिरी तक सस्पेंस रहता है कि वो वही लड़की भूत है या नहीं है। वो आखिरी में एक बड़ा मज़ेदार जगह ख़त्म होता है। सो आई थॉरोली एंजॉयड इट। इट्स अ क्विक रीड ऑफ कोलकाता, सत्यव्यास की किताब, हिंद युग से ये छपी है और इसकी कीमत है 150 रुपये। प्राइस को लेके आजकल हिंदी के पब्लिशर्स भी केयरफुल हो गए हैं। दूसरी किताब जो मैंने ऑलमोस्ट पढ़ ली है, नेताजी की रहस्यमय मृत्यु की शोधपूर्ण अंतरकथा, सुभाष बोस की अज्ञात यात्रा। इसे संजय श्रीवास्तव ने लिखा है, संवाद प्रकाशन ने छापा है, 300 रुपये कीमत है। इसमें इन्होंने जो 3 कमीशन बने थे, पहला शाहनवाज कमीशन 65 में, फिर इंदिरा जी के ज़माने में एक कमीशन बना और फिर एक मुखर्जी कमीशन वाजपेयी साहब के ज़माने में बना। उन तीनों के क्या निष्कर्ष हैं उनके बारे में विस्तार से बात की, और जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स हैं तो उनको सबको कंपाइल करके किया है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं कि कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है ताइवान में उस प्लेन क्रैश का, कोई तस्वीर क्यों नहीं है, और जो मिसमैच गवाहियां हैं कि वो मंचूरिया पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और जो बातें चलती हैं ऐसी ऐसी बातें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब रूस में राजदूत थे तो उन्होंने देखा, विजय लक्ष्मी पंडित ने बगल वाली बैरक से देखा, ऐसी कई बातें चलती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता था नेहरू और पटेल से कि सुना है सुभाष बाबू वापस आ रहे हैं, अगर वो वापस आएंगे तो क्या उनको आप डिफेंस का पोर्टफोलियो देंगे? मतलब समझ रहे हैं। और लॉर्ड वेवल लिख रहे हैं, वो जनरल अचकिन, वो सब लोग लिख रहे हैं। तो बहुत, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो अब तक अनरिजॉल्व है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, रेनको जी के मंदिर में जो अस्थियां रखी उनका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं होता? हाँ, क्योंकि परिवार तो है। हाँ, परिवार है, डीएनए टेस्ट हो सकता है, तो वो कम से कम इस चीज को तो एस्टेब्लिश कर देगा कि वो वहां जो अस्थियां रखी हैं वो किसकी हैं, नेताजी की हैं या किसी और की है। तो इट्स अ इंटरेस्टिंग रीड। तीसरी मेरी रिकमेंडेशन, सॉरी मैं आजकल पढ़ रहा हूँ थोड़ा, तीसरी रिकमेंडेशन है इंडियन आइकन, अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। बुलेट के बारे में ये किताब है। अमृत राज जर्नलिस्ट हैं, मिंट के साथ जुड़े हुए थे और अब वो अलग अलग उसके लिए लिखते हैं। अमृत राज, उनकी ये किताब है, वेस्टलैंड से ये छपी है। ये मैं पढ़ूंगा, अभी मैंने पढ़ी नहीं है, इसको पिक किया है क्योंकि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो बुलेट धारी हैं और हमारे अमित जी, अरे बड़ा प्यार उनको अपनी बाइक से रहा। वैसे ना लिमिटेड एडिशन और पोच के रखना मेरे कई दोस्तों के पास है। और आपने चलाई बुलेट? घर पे है। हाँ, अच्छा, तब तो दरअसल अद्भुत है। जब
पिताजी का काफी लंबे टाइम से था कि बुलेट लेनी है और उन्होंने अब फौज काफी में टाइम चलाई भी होगी उन्होंने खूब। हाँ उन्होंने, और उन पे सूट भी बड़ी करती है, वो उनकी हाइट 6.5 फीट है और बड़ा बढ़िया डील डॉल है उनका, और वो और हमारी- फौजी ट्रेनिंग है तो फिटफाट भी होंगे। बिल्कुल, तो वो चला, और मैं जोड़ना चाह, बिल्कुल ये किताब पढ़ी जाए और मैं पढ़ना चाहूंगा उसको, लेकिन लो भाई साहब। लेकिन जो लोग ये निखिल जी पढ़ेंगे और अगले नेता नगरी में बताएंगे कि ये किताब कैसी एक है। हफ्ते से ज्यादा मुझको वक्त लगता है, लेकिन जो बुलेट क्या के बोलते हैं, कल्ट, उड़ता तीर उड़ता तीर कहते हैं उसे जी। लेकिन जो लोग बुलेट के कल्ट में मानते हैं ना, उनका वो अलग मतलब क्लास है अपने आप में। गाड़ी में इतने इश्यूज हैं, माइलेज नहीं है, क्वालिटी ऑफ बिल्ट नहीं है, बुलेट इंजन लवर्स गोना नहीं हेट है। यू फॉर ऑल दीज रिमार्क्स। अरे बुलेट ओनर से आप सुन रहे हैं ये सारी चीजें, ब्रेकिंग अच्छा। नहीं है, लेकिन जो प्यार है, लेकिन नहीं बुलेट यार, बात प्यार की नहीं है, जब वो चलती है ना ऐसा लगता है कि बुलेट की धक धक हाँ और दिल की धक धक दोनों मिल गए हैं। और उसने ना तो ऐसा लगता है कि आप शेयर पे बैठे हुए हो, एकदम छाती का और चौड़ी हो जाती है। आप 10 चक्का ट्रक आपके सामने चल रहा है, उसको पीछे से मारो, अगर वो देख लिया पीछे की बुलेट है, वो खसकेगा। आप पेट्रोल पंप पे उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि बुलेट को पहले 3 लोग चलाते थे, थानेदार, ठेकेदार और रंगदार। तीनों से ही ट्रक वालों को डरना और पड़ता था। मतलब मौज है, आप बुलेट लेके जाएंगे पेट्रोल पंप पे, उसको लगता ही नहीं कि आपको 100-200 का चाहिए होगा, वो फुल कर दे। हाँ, अरे जो आदमी इतना महंगा हाथी पाले हुए हैं। आखिरी किताब जो है वो है अलेफ से छपी है, अलेफ रूपा का इम्प्रिंट है, JNU स्टोरीज द फर्स्ट 50 ईयर्स। हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, जो देश का नंबर 1 विश्वविद्यालय है सारे पैरामीटर्स पर, और हमारी नरेंद्र मोदी सरकार भी ये बात जहाँ के मानती है, प्रोडिजी आप हैं, जहाँ का मैं एक विनम्र विद्यार्थी रहा हूँ। JNU क्या है? क्या एक बिल्डिंग है? क्या कुछ प्रोफेसर्स हैं? क्या कुछ मुट्ठी भींचे छात्र हैं? क्या डिनर से पहले बंटने वाले पर्चे हैं जिनमें दुनिया जहां के तर्क होते हैं? क्या ढाबों पर होने वाली अंतहीन बहसें हैं? क्या वो लेफ्ट का गढ़ है? क्या वो राइट का उभरता हुआ गढ़ है? JNU क्या है? अमलतास के पत्तों से लेकर बोगनविलिया की झाड़ियों तक JNU क्या है? 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरी, देश को सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट देने वाला JNU, देश के NDA के हर कैडेट को डिग्री देने वाला JNU क्या है? अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो कई प्रोफेसर्स ने इसमें लिखा है, एडिट किया है, आपको कई दिलचस्प किस्से मिलेंगे। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस। JNU को जानिए बिफोर फॉर्मिंग एनी ओपिनियन अबाउट इट। आज की आखिरी किताब, जो आखिरी नहीं होनी थी, मैं दफ्तर आ रहा था, रास्ते में एक रेड लाइट के पास इस्कॉन से जुड़े श्री कृष्ण की पूजा करने वाला एक संप्रदाय, उनके कुछ सन्यासी घूम रहे थे किताबें लिए, तो उन्होंने मुझे गीता देनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास गीता के कई संस्करण हैं और इस्कॉन वाली गीता के भी 2 हैं, और मैं इस्कॉन जाता भी रहता हूँ। एक शब्द है ट्रांस, वो ट्रांस मेडिकल उसको अपने ढंग से व्याख्यात करता है, पर कई दफ़ा आपको वो ट्रांस महसूस होता है। किसी को मजार में होता है, है ना, किसी को कहीं होता है। जो मंगला आरती होती है बाबा विश्वनाथ की, कई लोग उसका जिक्र करते हैं। महाकाल के सामने आप बैठें, एक तक देखें, उसका जिक्र होता है। पिछले दिनों मैं मुजफ्फरपुर गया था, चतुर्भुज स्थान में एक ऐसे काला सा प्रस्तर खंड है, देव प्रतिमा है, उसको लेकर भी कई लोगों ने कहा। कीर्तन जब आप सुनते हैं, जैसे आप चैतन्य की कहानियां सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु की, कीर्तन गाते हुए जो उल्लास आता है, ट्रांस आता है, जिसकी सूफी भी जिक्र करते हैं कि वो ऐसे गोल गोल घूमने लगते हैं, आप इस्कॉन के मंदिर में जाएं और उस ट्रांस को आप महसूस करें, दुनिया भूल के, जो वो मृदंग के साथ मलंग होते हैं। तो वहाँ मैं जाता रहता हूँ और वहाँ भोजन भी बहुत अच्छा मिलता है, जिसको वहाँ की भाषा में प्रसाद कहा जाता है, बिना प्याज लहसुन का। तो ये उनकी एक और किताब है, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। तो इसमें अलग अलग ग्रंथों से श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, और मुझे ये लगता है कि आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, तार्किक हो, अतार्किक हो, जो भी हो, आपके पुरखों की जो कहानियाँ हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बाँची जा रही हैं, चाहे वो बाइबल की कहानियाँ हों, चाहे वो हदीस की कहानियाँ हों, और हमारे यहाँ पे उपनिषदों की, वेदों के सूक्त हैं, विचार हैं, उनको पढ़ा ज़रूर जाना चाहिए। आपके पुरखे कुछ लिख गए हैं, देखिए ज़रा, एक उत्सुक स्टूडेंट की तरह जाइए कि क्या है ये कहानियाँ, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी, ये क्या स्थापित करना चाहते हैं, उसकी जो आखिरी स्थापना, आप उससे सहमत होना। जैसे मैंने इसमें एक मुचकुंद की कहानी पढ़ी, राजा मुचकुंद थे, तो उन्होंने बहुत उपासना की, कुछ प्रयोजन पूरा किया, तो उन्होंने कहा साहब आप क्या वरदान,
बोले साहब बहुत थक गया हूँ मैं देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ते लड़ते, मुझे सोने का वरदान दीजिए और जो कोई मेरी नींद में खलल डाले मैं उसको भस्म कर दूं। ठीक, तो जाके गुफा में सो जाते हैं। फिर कृष्ण क्या करते हैं, उनको एक काल यवन था राक्षस, उसको मरवाना था, तो वो काल यवन से लड़ते लड़ते उस गुफा में जाते हैं, काल यवन भी, और काल यवन सामने पड़ जाता है मुचकुंद के और नींद खराब कर देता है, तो वो भस्म होते हैं। और उसके बाद फिर श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण का मुचकुंद से संवाद होता है, फिर वो आगे कहानी बढ़ती है। तो ये आप समझिए कि नेता नगरी शुरुआत होते होते मैंने एक पढ़ डाला, तो मुझे बड़ा, इनफैक्ट जब हमने ललन टॉप शुरू किया था तो हमने एक न्यू मॉन्क सेक्शन रखा था जिसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, शायद कभी कर पाए। उसमें मकसद यही था कि अलग अलग मतों और संप्रदायों की जो नीति की कहानियां हैं उनको हम पढ़ें। तो ये मेरी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन है। आखिरी रिकमेंडेशन है, गुड़ खाइए, बी अ गुड बॉय एंड कीप ईटिंग गुड़, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और निखिल जी आप खाएंगे? आप मीठा ज़्यादा नहीं खाते हैं? थोड़ा, बहुत ही थोड़ा। तो आप ऐसा करिएगा कि वो आप इंदौरी भुजिया खा लीजिएगा। अरे वो सेव। एनी टाइम, मतलब इंदौरी आदमी को अगर किसी के घर का खाना पसंद ना है अगर या कहीं का, तो वो पहले ही होता था, लोग अपने साथ रख लेते थे थोड़ी बहुत बहुत। मतलब आप ऐसी कोई चीज मैंने नहीं देखी है जहाँ पे इंदौर में सेव के साथ जिसको नहीं खाया जाता हो, शाम को चाय के साथ। हर चीज में मतलब मैं उस दिन को देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ बस, जिस दिन वो गाजर के हलवे में और उन सब चीजों में भी सेव पुरखाने। तो एक टाइम मुझको, मैं मजाक बनाता था, लेकिन फिर मैं रहा माना 5 साल, तो फिर मैं वैसा हो गया। मतलब मेरे सारे इंदौरी दोस्तों को 100 सलाम पहुंचे, प्रणाम पहुंचे, जो लगातार निर्बाध सप्लाई कर रहे हैं सेव की। मैं भी मुरीद हूं सेव का, और इसी सेव पे, गुड़ पे और गुडनेस पे आज का नेता नगरी खत्म करते हैं। खूब ख्याल रखिए अपना, समय का सदुपयोग करिए और नेता नगरी तो देखते ही रहिए।